live now. Welcome everyone to another episode of TPF स्पंदन. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री सुशील जी जैन को कि नवकार मंच से प्रोग्राम की शुरुआत करें. श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी को 11वें पट्टोत्सव के अवसर पर भावभीनी वंदना अभिवंदना. टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदना. आज के कार्यक्रम का शुभारंभ नमस्कार महामंत्र के साथ और उसके पश्चात चैत्य भारम वासम का भी हम उच्चारण कर सकते हैं. ओम ह्रीं नमो अरहंताणं. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं. ओम ह्रीं नमो आयर्याणं. ओम ह्रीं नमो उवत्सायाणं. ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं. ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मंगलम्. पठमं हवै मंगलम्. श्रील जी. ओमरम. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए अजय भंसाली जी से, जो मेंबर हैं टीपीएफ कोलकाता के और साथ में सेक्रेटरी हैं टीपीएफ कोलकाता सभा के, कोलकाता सभा के, कि वो इंट्रोड्यूस करें आज के हमारे स्पीकर को और बाकी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें. अजय जी. आराध्य के चरणों में कोटिश नमन. तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन. उपस्थित सभी टीपीएफ के मेंबर्स एवं जो भी यहाँ पे उपस्थित है सेमिनार में, सबको सादर जय जिनेंद्र. मैं टीपीएफ नेशनल टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे मौका दिया कि हमारे गेस्ट स्पीकर का मैं इंट्रोडक्शन करूं. सो टुडे वी आर प्लीज्ड टू वेलकम सी राजेश जी जैन, a special guest speaker from Kolkata. He is an acclaimed author, international speaker and corporate trainer, family business coach and business growth advisor. He has spoken at Parliament of World Religion Toronto in the year 2018. He has addressed many programs across the globe, including London, Toronto, New York, in connection with the 158th birth anniversary of our Rashtrapita Mahatma Gandhi. He is an author of the book Gods Are Meeting and You Are Invited, a conceptual and motivational book for all Indian youngsters, which is well praised by many eminent people, including the past President of India, APJ Abdul Kalam. He publishes Roots and Wings, the first ever periodical on issues relating to family business. He is an author of the book Chains That Liberate, Governance of Family Firms, which has been awarded first prize by ISTD, the Premier Association of Management Trainers, as the best management book for the year 2005 and 6. He has authored the book Family Business Essentials, What Every Business Owner Should Know. He has been a speaker at various seminars organized by ICAI, ICSI, Merchant Chamber of Commerce, Calcutta Chamber of Commerce, both at India and abroad, and many other public and private organizations. With that, I request everyone to give full attention to his speech, and we welcome Rajesh ji at this webinar. Omara, thank you. Thank you, Ajay. Thank you. Should I start? Yes, please, Rajesh. Can I share my screen now? Yes, please do.
Is this okay now? Yeah. Is this okay? Yes, yes, perfectly fine. Screen is getting shared. Can you see the screen? Yes, yes, we can. It's on full screen mode. It's good. Okay. Okay. Thank you, everyone, and thanks a lot for inviting me to probably one Jain organization which I have the highest of regards, because one of the most united organization of Jains all over the world, and that's very commendable. And I have my own reasons. आज के लगभग 14-15 साल पहले तब मैं बॉम्बे रहता था और महाप्रज्ञ जी वहाँ थे और मुझे उनको सुनने का सौभाग्य मिला और मैं कभी भी मिस नहीं करता था। इतनी गहराई मैंने बहुत कम देखी और वीतरागी विचारधारा का जो हाईएस्ट पॉइंट, एक घटना मैं खाली आपसे शेयर करके फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार मैं वहाँ बैठा हुआ था उनके साथ, दादी सेठ अग्यारी लेन में तेरापन भवन है वहाँ पर, तो कोई सज्जन अपने एक बच्चे को लेकर वहाँ आए और उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, इसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, टेंडर भरा है, आशीर्वाद दीजिए कि इसका ये बिजनेस सफल हो जाए और ये काफी पैसे कमाए। तो उन्होंने कहा कि ये बताना मेरा काम नहीं है, मैं ज्ञान के लिए मैंने निवृत्ति ली है और ये आप मेरे पास ज्ञान के लिए आओगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा और ये कर्मों का फल है और ये जैसे चलेगा चलेगा, मेरी शुभकामना जरूर इसके साथ है। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी क्लैरिटी है, इतनी गहराई है उनके अंदर में। और उनकी जितनी किताबें हैं, मैंने खासकर अनेकांतवाद वगैरह के ऊपर में, वैसे ही मैंने बहुत रेयर कहीं पर बुक्स देखी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आज के विषय पे आता हूँ, जो आज का विषय है फ्यूचर रेडी फैमिलीज एंड देयर बिजनेसेस। सबसे पहले आज मैं जो भी बात करूंगा बीच बीच में परिवार के लिए कुछ ना कुछ बातें मैं लाता रहूंगा, व्यवसाय की भी बात करूंगा क्योंकि ये आई कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी अ मिक्स्ड ऑडियंस, तो सबको कुछ ना कुछ मिलता रहे तो उसकी भरसक चेष्टा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। अक्सर चूंकि आज का जो टॉपिक है फ्यूचर रेडी, इसका मतलब कि कहीं हम लोग एक चेंज की बात करें, कुछ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ और अभी हुआ है और उससे हटकर कुछ बात हम कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है। दुनिया में परिवर्तन सब लोगों को किसी दूसरे को ही करना है, खुद को नहीं होना है। अक्सर जब हम इस तरह के सेमिनार को अटेंड करते हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सास बहू का अगर कोई सीरियल आता रहता है तो सास अगर निगेटिव रोल में रहती है तो बहू टेढ़ी आंख से देखती है कि सास देख रही है कि नहीं देख रही है, और बहू निगेटिव रोल में रहती है तो सास देखती है। आजकल शायद कुछ बदल गया है या भगवान करे आपके घर में ऐसा ना हो, मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूँ, सबको दूसरे को बदलने की पड़ी है। तो आप सबसे अनुरोध है, जो कुछ आप सुन रहे हैं उसको सिर्फ अपने लिए सुनिए, अपने ऊपर लेने की ट्राई करिए। वैसे भी जैन दर्शन तो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, हम किसी में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हम सिर्फ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर शायद दूसरों के रिएक्शन को कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे नेस्कैफे का एक पुराना एड याद आता है, जब एक हस्बैंड अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठा है और उसकी वाइफ गुस्से में है और आकर एक कॉफी का कप पटकती है उसके सामने में, तो वो चुपचाप उठाकर पीने लगता है, तो गुस्से में आकर बैठ जाती है सामने और एक कुशन भी फेंकती है उसकी तरफ, तो चुपचाप उठाकर कुशन उसको पकड़ा देता है, दोबारा फेंकती है फिर पकड़ा देता है, तिबारा फेंकती है फिर पकड़ा देता है। 2-3 बार ऐसा होने के बाद वो चुपचाप बैठ जाती है। यहाँ हो क्या रहा है, वहाँ ये हो रहा है कि ये यूं जब आ रहा है तो ये भी अगर यूं आएगा तो ये एक्सप्लोजन हो जाता है, पर ये जब यूं आ रहा है और ये जब यूं ही रहेगा तो थोड़ी देर में ये फिर ठंडा होकर बैठ जाएगा ये भी। तो ये मैं बात ये इसलिए ले आया कि ये भी परिवारों में एक बड़ी ये सब बातें भी समझने की होती है। तो मिरर मैंने इसलिए बोला है कि आप अपने सामने आईना रख कर बैठिए, आप अपने आप को देखिए, अपने आप को निखारिए और अपने आप को निहारिए, जो करना है अपने अंदर में करिए। और ऐसे भी अंदर की यात्रा ही सबसे अच्छी यात्रा होती है। ध्यान के बारे में मैं आगे बात करूंगा। आइंस्टाइन के बारे में एक घटना याद आती है कि उन्होंने एक साल एग्जाम में जब पेपर, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो कॉलेज में जब पेपर उन्होंने सेट किया तो एग्जाम खत्म होने के बाद में कुछ कंप्लेन मिलने पर उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और उन्होंने उसको दिखाकर पूछा कि मिस्टर आइंस्टाइन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा
कि आपने जो ये पेपर सेट किया है ये डिट्टो वही है, सेम टू सेम है जो लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन था। तो आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर क्वेश्चंस तो सेम है पर आंसर बदल गए। आप में से बहुत से लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जिंदगी के शायद क्वेश्चन तो वही हैं, पर आज के 20, 40, 50 दिन पहले हमने जो आंसर सोच रखे थे आज शायद वो सारे के सारे बदल गए। आज की मेरी इस किताब की जिक्र हो रही थी, ये किताब है मेरी गॉड्स आर मीटिंग एंड यू आर इनवाइटेड। ये मैंने लगभग 2002-3 में लिखी थी, आज 18 साल हो गए। इसमें मैंने एक जगह कल्पना की थी कि एक आदमी सपोज 20 साल पहले कॉमा में चला जाता है और फिर वो होश में आता है तो उसको बदली हुई दुनिया कैसी नजर आएगी। मुझे आश्चर्य लगता है कि वहां मेरे को 20 साल का टाइम होराइजन लेना पड़ा था, और यहाँ तो 40 दिन में 50 दिन में वो देखने को मिल रहा है जो अकल्पनीय है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। उस तरह के चेंजेस हमको मिल रहे हैं। एक 2007-8 में एक मंदी आई थी और उसमें उसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था, तो उसको फाइनेंशियल डिसरप्शन बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी के बारे में अक्सर बात कर रहे थे इन दिनों में कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन भी अब होने वाला है, और लेकिन उसके बारे में ऐसी परिकल्पना थी कि कुछ साल लगेंगे और उसके चलते जॉब लॉसेज वगैरह होंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए काम कम हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वो भी हो गया है। कैसे हो गया है कि हर चीज एक्सपेडाइट हो गई है। अभी जो टेक्नोलॉजी के सहारे काम करने की बात हो रही थी, वर्क फ्रॉम होम वगैरह सब स्टार्ट हो गया, जूम के थ्रू हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स का क्या होगा, इतनी ट्रेवल हम क्यों करेंगे, सारी दुनिया की ऑडियंस एक साथ आ जाती है। आप फिजिकल अगर प्रोग्राम करते हैं तो ये संभव नहीं होता है, सिर्फ एक लोकल लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो और इंटरेस्टेड लोग हैं या नहीं है, जबरदस्ती ऑडियंस को जमा करना पड़ता है। अभी सबको फ्रीडम है, जिसको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आकर देख रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है वो छोड़ के चले जाएंगे। और तीसरा जो अभी हमने 2015 में बिल गेट्स ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे जो होने वाली है, जो एक वो किसी युद्ध के कारण नहीं होने वाली, किसी मिसाइल के कारण नहीं होने वाली है, बट वो प्रॉब्लम वायरस के कारण होने वाली है। और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली बोला था। अब आप सोचिए कि बायोलॉजिकल डिसरप्शन है ये जो वायरस ने कर दिया, और इसी के साए में ये फाइनेंशियल डिसरप्शन भी हो गया और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन भी हो गया। ट्रिपल डिसरप्शन को हम लोग एक साथ फेस कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। 40-50 दिन के अंदर में हमारी दुनिया बदल गई है। और दूसरी तरफ हमने एक दुनिया क्या बना रखी है जो पिछले कुछ सालों से मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, वो ये थी कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको ये लगता है कि बस वो एक मोमेंटम का पार्ट है और उनकी वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन हर कोई जैसे कि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि कुछ लोग रहते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर कुछ जीते हुए कम लोग होते चले जाते हैं, कम लोग होते चले जाते हैं, और फाइनल में एक विनर निकल के आता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक विनर और सेमीफाइनल के भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी कुछ प्राइज मिलता, लेकिन वर्चुअली ये दुनिया कुछ ऐसी बनती चली जा रही थी जिसमें बहुत कम लोग विनर हो रहे थे और बाकी सब के सब लूजर हो जा रहे थे, और टेक ओवर हो जाता था, या एक लेवल के पहुंचकर भी आप सेफ नहीं फील कर रहे थे, वहां पर जाकर फिर कोलैप्स हो जाते, कोई भी सेफ नहीं था। और ये चीज अभी जब देख रहा हूं, मुझे लगता था कि इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर रहना चाहिए। तो रिलायंस की जब जियो आई थी तो मुझे लगा कि एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि जियो के तहत कम से कम इंडिया के सारे डेटा, लोगों का डेटाबेस, वो सब यहाँ रह जाएगा। लेकिन देखिए कैसी स्थिति बनी है कि जियो को शेयर को भी रिलायंस को बेचना पड़ गया है, फेसबुक को अपने आप को बचाने के लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हेवी डेट बर्डन है। तो ये जो मैप मैं आपके सामने में रखा हुआ हूँ, तो इनमें विनर्स अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि शायद इंडियन कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया ये टॉप स्लॉट को अचीव करना। या तो वो चाइनीज कंपनियां बन जा रही हैं, या ये अमेरिकन डेटाबेस ड्रिवन जो डेटा ड्रिवन जो कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल, या ये सब, ये जितनी कंपनियां, ये अमेजन, ये सब आगे निकल रही हैं। तो अब फिर इंडियन कंपनियां कैसे रहेंगी, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारे फैमिली बिजनेस कैसे बचेंगे? क्योंकि हमारे फैमिली बिजनेस आज एक अमेजन का जो एक मोम एंड पॉप स्टोर, जो एक कॉर्नर स्टोर, रिटेल स्टोर, जो हमारी एक ताकत रही है, हमारी कम्युनिटी की ट्रेडिंग एक ताकत रही है, हम कैसे सरवाइव करेंगे? ये सब बहुत से चैलेंजेस आकर खड़े हो रहे हैं और हमें इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, देखिए इसमें मैं एक बहुत गंभीर विषय को लाना चाहता हूं। मुझे कभी मैं मौका मिला तो आपसे शेयर करूंगा कि कैसे जैन धर्म आज के दिन में सबसे उपयुक्त, एकदम कंटेम्पररी फिलॉसफी वाला धर्म है। हम मान कैसे रहे, गड़बड़ वहां पर है। मैं टोरंटो में था तो वहां पर एक गांधी जी के ऊपर एक स्कॉलर थी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि जैन साहब,
आप जैन लोगों की बड़ी एक विडंबना है। तो मैंने बोला जरा बताइए क्या बात है, आपको क्या इश्यू है हम लोगों के साथ में। ये सी वाज ए वेल सर, और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने एक बात बोली कि आप लोग अनेकांत को मानने वाले हैं, लेकिन मैंने आप में जितना विघटन कहीं नहीं देखा। इतनी सी कम्युनिटी है और एक को बुला लो तो पता नहीं कितने और क्लेमेंट आके खड़े हो जाते हैं कि हम जैन की, ऐसे जैन की, वैसे जैन की, कैसे जैन। तो ये जो एक अनेकांत ने क्या किया, उसकी फिलॉसफी की गहराई हम पकड़ नहीं पाए। अनेकांत में ये बात थी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे आउटसाइड के लिए हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करें, लेकिन सिर्फ तेरापंथ समाज में मैंने देखा है श्रद्धा की वो एक अटूट एक श्रद्धा एक गुरु के ऊपर में। बाकी जगह मेरे को ऐसा कहीं नजर नहीं आता है कि श्रद्धा जो है ना वो एकांत का विषय है। आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, एक वाइफ से जो प्यार करने वाला वो प्रेमी है, और मैं मेरी वाइफ से बहुत अच्छा प्यार करता हूं, आप अपनी वाइफ से बहुत अच्छा प्यार करते हैं। श्रद्धा तो देखिए ऐसी होनी पड़ेगी, श्रद्धा तो हर आदमी को अपनी अपनी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप टिकेंगे कहां पर। और व्यवहार के अंदर में हमें अनेकांत रखना चाहिए, और हमने काम कर लिया है उल्टा। हमारी श्रद्धा को कर लिया है हमने अनेकांतवादी, मतलब कहाँ फिसल जाते हैं, कहाँ इसीलिए विभाजन होता है। इस बात को मैं यूनिटी के संदर्भ में क्यों लाना चाहता हूं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरह की दुनिया आने वाली है, वहां छोटे बिजनेसेस और मीडियम साइज बिजनेसेस उनको काफी कोलेबरेट करना पड़ेगा, आपस में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से वो न सिर्फ जैनियों की, तो चलिए जैनियों में ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दे रखा है, अनेकांत वाकई में एक गजब का सिद्धांत है। हम उसको कितना मानते हैं, कैसे मानते हैं, वो विषय एक अलग है। लेकिन हिंदुस्तान की भी एक फितरत रही है कि हम टीम प्लेयर कभी नहीं रहे। सैम पित्रोदा, जिनका नाम आप टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के कुछ उनके कंट्रोवर्शियल फॉरगेट अबाउट दैट, पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी, एक इंडियन 10 जापानीज के बराबर है। हम लोग इतने सातिर हैं, हमारा दिमाग इतना तेज है, पर 10 इंडियन जब मिल जाते हैं ना तो एक जापानीज के बराबर भी नहीं रहते। जैसे ही हम मिलते हैं हम टीम में काम करना नहीं जानते, और ये सत्य बिल्कुल इस बात से जाहिर हो जाए। ऐसी दुनिया में कौन सी कौम है इतनी बड़ी आबादी वाला, यह कभी कभी लगता है कि हमारी तो काफी वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है। एक्चुअली हमारे प्रिंसिपल स्ट्रांग है, उनकी फॉलो करने की हमारी कैपेसिटी। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? प्लीज समबडी कंफर्म, क्योंकि मेरे को इंटरनेट अनस्टेबल का मैसेज आया है। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके ओके, नो इश्यूज। तो ये जो 1000 साल के अंदर की गुलामी में हम देखते हैं, हम इतने विभाजित रहे हैं, कोई विकास सिस्टम के कारण रहे हो कैसे भी रहे हम लोग, कोई ना कोई कारण। तो ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा। फ्रांसिस फुकुयामा एक ऑथर है जिन्होंने एक किताब लिखी है ट्रस्ट बोलकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जैसी फैमिलिस्टिक सोसाइटी जो है, हमें ट्रस्ट का लेवल बहुत कम होता है। हम परिवार के दायरे के बाहर लोगों में ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस, रूल्स हमने दुनिया भर के बना रखे हैं, लेकिन उनका कंप्लायंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। तो इस कारण से अगर प्रोसेसेस नहीं स्ट्रांग होगी, इंटेंट का आपके प्रोग्राम के लिए जब मेरे पास फोन आया था तो सज्जन ने मेरे से ये पूछा, कहा था कि राजेश जी कैन यू थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट कि फैमिली बिजनेसेस हमारे कम्युनिटी में एक आगे 2-3 पीढ़ी के बाद में निभ क्यों नहीं पाते। भाई साहब, अनेकांत के कारण हम लोगों को जैसे लगता है कि मतभेद करने का एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। प्रोसेस ओरिएंटेशन हम करेंगे नहीं, उसको बनाएंगे नहीं, स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, तुम कैसे। एक भी उदाहरण मेरे को नहीं नजर आता, मुश्किल से शायद कोई होगा। हिंदुस्तान में भी बहुत कम बिजनेस हाउसेज हैं जो 3 जनरेशन के बाद में हार्डली साथ रहते नजर आते हैं। गोदरेज वगैरह जो भी हैं, या मिस्टर सुबैया, साउथ में मुर्गप्पा ग्रुप है, वो लोग हैं। तो कुछ गिने चुने हाउसेज नजर आते हैं अपने कम्युनिटी में। मैंने सोच रखा है कि मैं केस स्टडी करना शुरू करूंगा कि जो जो ज्वाइंट बिजनेसेस हैं उनकी मैं हिस्ट्री लेकर कम्युनिटी से शेयर करूंगा कि भाई उनकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो सबको अपना कर सब भी अपने अपने व्यवहार। उसमें एक विषय मैं और लाना चाहूंगा, बहुत एक ब्लंट बात बोल रहा हूँ आपसे, एक यथार्थ की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बहुत बड़ी वैल्यू का लॉस हो जाता है। जब शुरू में मैं इस फील्ड में आया था ना, फैमिली बिजनेस एडवाइजरी में, आदमी में आदर्शवाद रहता है, मुझ में भी था। तो मैं हमेशा ये बात बोला करता था, नहीं सब साथ रहो, अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। जब यथार्थ के धरातल पर उतरा तो फाइनली मेरा कंक्लूजन ये निकला कि 3 बात हुए तो साथ रहो, नहीं तो अलग कैसे होना है इसके बारे में बड़े सिस्टमेटिक वे में, प्लान्ड वे में उसका काम करो।
बहुत एक ब्लंट बात कर रहा हूँ, हम लोग धरती पे जो आए हम लोग सबको मरना पड़ता है। फैमिली बिजनेस की भी डेस्टिनी है, वो फाइनली उसका विघटन होगा। हम लोग कैसे हेल्दी वे में रह पाए, अपनी लाइफ को लीड कर पाए, कैसे अपने आप को प्रोलॉन्ग कर पाए और अच्छी जिंदगी जी पाए, ये हमारा मकसद रहता है। उसी तरह से जब कोई भी फैमिली बिजनेस साथ रहने का क्या उसका फैक्टर होना चाहिए कि साथ रहने में एक सिनर्जिस्टिक वैल्यू है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए प्लस बी स्क्वायर होने से कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकल के साथ आ रही है, एक सिनर्जिस्टिक वैल्यू साथ आ रही है। और या कोई मजबूरी है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही एसेट है और उसको अभी बाजार की हालत कुछ ऐसी है या कोई कारण से हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो और खराब हो जाएंगे, तो हम साथ उस कारण से रहते हैं। और तीसरा कि जब हम इंजॉय कर रहे हैं, जब साथ रहना एंजॉय कर रहे हैं तो साथ रहिए। अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो कैसे अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी वैल्यू वहां पर लूज होते देखी है, लोग लिटिगेशन में फंस जाते हैं, झमेलों में फंस जाते हैं क्योंकि उनको वो आर्ट भी नहीं आती है। आदर से कुछ नहीं होगा। फैमिली देखिए एक बहुत अननेचुरल इंस्टीट्यूशन है। नेचर में फैमिली बोलकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जानवरों में फैमिली नहीं होती है, पर ह्यूमन बींग्स ने अपने एक्सपीरियंस से ये समझ के निकाला है कि ह्यूमन बींग्स को रहने का, साथ रहने का सबसे बढ़िया तरीका फैमिली वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट्स अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, लेकिन कब रहना है, कैसे रहना है, इसका नॉलेज रहना चाहिए। तब क्या होता है, यूनिटी और एक पर्पसफुल रहता है और फिर हम लोग लंबी पीरियड तक रह पाते हैं। ये एक फाइनल में चेंज के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपसे स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप में से काफी लोग शतरंज के खेल को जानते होंगे कि शतरंज में ऊंट टेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है, घोड़े की चाल 2.5 चाल होती है और वजीर होता है और रानी होती है और ये अपनी अपनी चाल चलते हैं। अभी जो दुनिया का सिस्टम हो गया ना, और खासकर बिजनेस की दुनिया जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप खेल रहे हैं और एक विनिंग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। सपोज 40 दिन पहले, 50 दिन पहले आप एक ऐसे बिजनेस पे थे, आपको लग रहा था आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप एक विनिंग सी पोजीशन लेके बैठे हुए हो। अचानक से कोई फोर्स आती है, ऑर्गेनाइजर आता है, नेचर आता है, कोई बाहर से वायरस आ जाता है या कोई भी चीज आके ऐसा डिसरप्ट कर देती है और बोलती है कि नहीं, रूल बदल गया है। अब ऊंट जो है वो सीधा चलेगा, हाथी जो है घोड़े के जैसा चलेगा, घोड़ा जो है टेढ़ा चलेगा, राजा जो है रानी बन जाएगा, रानी जो है राजा बन जाएंगे, और सब कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हो गया और बिजनेस की दुनिया कुछ ऐसी है कि सब कुछ जो आपकी विनिंग पोजीशन थी, अब आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपकी पोजीशन क्या हो गई। और ऊपर से समस्या क्या है कि आपका अपोनेंट जो है ना, वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है। हम ह्यूमन बीइंग है और सामने में टेक्नोलॉजी है। हर जगह पे देखिए आप, ह्यूमन कॉम्पिटेंस जो है वो टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो रही है। तो सामने में टेक्नोलॉजी है और हम ह्यूमन बीइंग है, हम कैसे उनसे compete करेंगे, हम कैसे उनको झेल पाएंगे, कैसे हम उनको समझेंगे। कुछ बातें मैं आगे करता हूं और ये सब सवाल सामने आके खड़े हो रहे हैं। एक ये मैंने ऐसे कुछ किताबों की खाली जस्ट टाइटल यहाँ पर फेंकी है, ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई। ये किताब है, इज ए बुक, कि आगे ऐसी जॉब्स आएंगी और ऐसे एडवर्टीजमेंट निकलेंगे कि जो डिफरेंट रोबोट बनाने वाली कंपनियां हैं या एल्गोरिथम बनाने वाली कंपनियां हैं वो compete करेंगी और एडवर्टीजमेंट आएगा, नहीं आदमी को अप्लाई नहीं करना इन जॉब्स के लिए। एक एपिसोडिक करियर बोलकर एक किताब है, उसमें ये बात डिस्कस की गई है कि जिस ढंग से दुनिया में परिवर्तन आ रहे हैं ना, हर 10 साल में बिजनेसेस के स्वरूप बदल जाएंगे या करियर का डायरेक्शन बदल जाएगा और हम लोग सबको एक वापस लर्निंग मोड में आना पड़ेगा। अभी देखिए कितनी लर्निंग चल रही है, एक डिसरप्शन आते ही हम लोग लर्निंग मोड में आ जाते हैं, अदरवाइज ज्ञान सबके पास है, किसी को किसी का नहीं सुनना है। तो ये लेकिन एक परमानेंट फिनोमेना होने वाला है। ये अंतिम डिसरप्शन नहीं है, ये अंतिम वायरस नहीं है, ये एक वेव आफ्टर वेव की सिचुएशन है कि एक लहर गई है फिर दूसरी आ जाएगी, दूसरी गई है फिर तीसरी आ जाएगी। पूरी दुनिया को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो एक हिंदू अपने भारत की एक संस्कृति में ये बात बोली जाती है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, लाइफ को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है कि जो हमारे रोल्स है वो चेंज हो जाते हैं। पर अब वो सब खत्म हो जाएगा। हर आदमी जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट भी रहेगा और 25 साल के आदमी को भी टेंशन से बचने के लिए स्पिरिचुअल रास्ता लेना पड़ेगा। सब कुछ साथ साथ चलेगा। ये बातें आने लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग आने लगी है कि भाई साहब अभी जो जमाना आ गया है उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारी 18वीं 17वीं और 19वीं सदी का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम 21वीं सदी की प्रॉब्लम्स को कहाँ सॉल्व कर सकते हैं। एक बंदा बहुत पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके हायर एजुकेशन में MBA करने, इंजीनियर करने जब घुसता है और 4 साल के 48 महीने के पीरियड के बाद में जब निकलता है तो जो वो सीख के निकलता है वो रिडेंडेंट हो जाता है, वो सब फालतू हो जाता है, उसकी टाइम ही वेस्ट हो जाती है। तो अब ऐसी बात आ रही है कि बेसिक एजुकेशन के बाद में वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाए और 48 साल तक एक एक महीने की एजुकेशन, तो 1 into 48 की जगह 48 into 1,
ये तरह के मॉडल की बात आने लगी है और एजुकेशन के लिए रास्ते तो बहुत खुल गए हैं। अमेजिंग है, मतलब अभी क्या हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता जा रहा है। हम लोग बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, एक गांव का आदमी भी बैठकर आज ले सकता है, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से उसको बेस्ट ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल है, सीखने की वो इच्छा होनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जरूरी है, वो है लर्नेबिलिटी। जानने की बजाय कैसे जाना जाए, ये आपको आना पड़ेगा। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में और बहुत सी इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि गरीब लोग गरीब है, पैसे का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक कुछ हाथों में चला गया है, और बाकी लोग अगर बेकार हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। चलिए आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो कुछ ऐसी हालत हो गई है कि हम शेर के पास क्या जाएंगे शिकार करने, शेर भाई साहब ही आ गए। मतलब कुछ ऐसी दुनिया के सारी समस्याएं, हम नदी के किनारे एंजॉय करने गए हैं और गर्दन तक दबे हुए हैं और सामने से तूफान आ रहा है, कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। हम लोग सब कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं कि पता नहीं गले पड़ रही है समस्याएं यहाँ आके। इस पूरी में कारगिल बोलकर दुनिया की एक बहुत अच्छी फैमिली बिजनेस है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अनलिस्टेड कंपनी है। इन्होंने लिस्टिंग नहीं करा रखी है और 2 फैमिली साथ में है। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी, और आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से। और इनके सिस्टम गजब के हैं। उनमें एक पर्टिकुलर सिस्टम की अभी मैं बात करता हूं जो आप सबके लिए उपयोगी हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं गोदरेज फैमिली की भी 1-2 प्रैक्टिस की अभी बात करूंगा आपसे। कारगिल क्या करती है कि हर 2-3 साल में वो वर्ल्ड के कुछ बेस्ट कंसल्टेंट को बुलाती है अपने यहाँ, और ये बात को चेक करने के लिए कि हमारे कल्चर में ऐसी क्या क्या एजम्पशंस हो गए हैं। ऐसी कल्चर की एक डेफिनेशन है, द वे वी डू थिंग्स हियर, कि हम लोग यहाँ पर कैसे काम करते हैं। बड़ा रिजिड हो जाता है। एक कोई भी दूसरा नया आदमी आके चेंज करने का ट्राई करता है तो वो बोल देता है यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। आपने वो बंदरों वाली कहानी सुनी होगी ना, कि 4 बंदर को लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और बीच में एक सीढ़ी के ऊपर में कुछ केले रख देते हैं। तो जैसे ही एक बंदर केले की तरफ भागता है तो बाकी 3 बंदर के ऊपर में वाटर गन से मारा जाता है। दूसरे दिन फिर दूसरा बंदर भी ट्राई करता है, वो भागता है, बाकी दूसरे 3 को मार पड़ती है। तीसरे दिन कोई और भागता है, बाकी लोग को मार पड़ती है। धीरे धीरे उनके मन में एक बात कुछ समझ में आने लगती है कि कोई जब भागता है तो बाकी को मार पड़ती है। तो उसके नेक्स्ट स्टेज में वो जब कोई भागता है तो दूसरे उसको रोक लेते हैं। जब ये बात एकदम सेट हो जाती है कि अब कोई नहीं भागेगा तो चुप से वो उसमें से एक बंदर को बाहर निकाल देते हैं। फिर एक नया बंदर आता है, वो नया बंदर आता है तो उसको तो रूल का पता नहीं है, वो भागता है। जैसा ही वो भागता है बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं। कुछ देर में वो भी शांत हो जाता है कि मैं भागूंगा, ये पकड़ेंगे और मेरी पिटाई करेंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो चारों बंदर जो है रिप्लेस हो जाते हैं। ओरिजिनल घटना जो थी उसका अब इनको नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। तब जब कोई आदमी आके पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो वो बोलते हैं यहाँ पर ऐसे ही होता है। मतलब दिस इज व्हाट कल्चर इज, कि जो नया आदमी आके ट्राई करता है कुछ चेंज करने की तो पुराने लोग उनको बोल देते हैं यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो कारगिल ने उसका एक रास्ता निकाला कि भाई चेक करो कि हमारी ऐसी कौन कौन सी एजम्पशन है जो रिडंडेंट हो गई है, जिनकी वैल्यू खत्म हो गई है। हमारे कस्टमर ऐसे हैं, अभी अचानक पता चला नहीं कस्टमर ऐसे नहीं है, उनको होम डिलीवरी ऐसे चाहिए, उनको ये चीज ऐसे चाहिए, उनको फोन के ऊपर ऑर्डर करेंगे, उनके घर पे माल जाना पड़ेगा, वो हमारी दुकान में नहीं आएंगे, वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। अभी उनकी एटीट्यूड ये बदल गई है। आपको अपनी ये जो टाइम मिला हुआ है ना आपके पास में, बैठकर पूरे एजेंसीज को चेक करिए। कारगिल यही करती है, हर 2-3 साल में करती, तभी आज वो टिके हुए हैं। आज इतने सालों से उनका चल रहा है, उनकी प्रोग्रेस चल रही है, उनकी ग्रोथ चल रही है। कुछ चीजें क्या होता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए ये बताने में एक एक्शन जुड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है या नहीं है। पर कुछ नहीं, कभी भी कोई भी इनिशिएटिव लीजिए ना, सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। अकर्ता स्वभाव हमारे जैन धर्म में एक फिलॉसफी भी है, तो एक अकर्ता स्वभाव की प्रैक्टिस करिए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्लटर में क्यों भरना है? आप तो मेडिटेशन के चैंपियन हैं, प्रेक्षा ध्यान के चैंपियन है कि भाई स्थिरता, चंचलता को कम करो, कुछ चीज मत करो। तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो है कि इस परिस्थिति में आपको बहुत इजी रास्ता निकलेगा कि दिखेगा कि मैं उधार ले लूं, बोरो कर लूं। अभी इस मुसीबत में जहां तक हो बोरो करने के ऑप्शन को बहुत डिले करिएगा। सरकार से लड़ लीजिए, 10 आदमी मिलकर अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजिए, अपने इंटरेस्ट को वेवर की ट्राई करिए। अगर हर आदमी डिफॉल्ट कर रहा है, मैं कोई ऐसी बात आपको रॉन्ग एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला अपने क्लाइंट को दे रखा है। अभी जब बहुत टेंशन में दिखते हैं, मैं बोलता हूँ देखिए आप अपनी प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट वो है, अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर में ज्यादा अपना सर को मत खपाइए,
चाहे वो कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम, अगर वो सबकी प्रॉब्लम है उसको मिलजुल कर कलेक्टिवली सॉल्व करने का ट्राई करिए, इंडिविजुअली उसके लिए दिमाग ज्यादा मत लगाइए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फोकस उस प्रॉब्लम पे करिए जो सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका अपना डोमेन है, क्योंकि कोई उसको आकर कोई दूसरा नहीं करने वाला है। तो सिमिलरली जैसे आज बैंकों का, बोरोइंग का, ये सब्जेक्ट बड़ा एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया, पर उसमें जल्दी से कोई शॉर्टकट लेने का ट्राई मत करिए। सेकेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसी बात की जाती है कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है आगे में, और फैमिली बिजनेसेस के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, जो आज लोग ऑनलाइन वगैरह भी बहुत मंगा रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि एक स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से लोगों को डील करना अभी खराब लगने लगा है। लेक ऑफ ट्रस्ट हो जा रहा है सोसाइटी में, और टच को लेकर, भीड़ को लेकर बहुत तरह की चीजें सामने आ रही हैं। पूरी हमारे जीवन जीने की एक प्रक्रिया जो है चेंज होने वाली है। उसमें फैमिली बिजनेस जो ट्रस्ट रेडिएट करते हैं, जिनपे आज एक फैमिली बिजनेस ओनर खड़ा होकर बोल देता है कि मेरी ये प्रैक्टिस है, ये चीज ऐसी है, लोग उसपे, कम्युनिटी के लोग उसको आराम से ट्रस्ट करते हैं। मैं तो लोगों को बोलता हूं कि आप अपने स्टोर को, अगर आपके पास दुकान है आपकी रिटेल की शॉप है, तो कम्युनिटी स्टोर का नाम दीजिए, क्योंकि आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आसपास के एक दो अच्छे यंगस्टर को वहां पर हायर करिए, आप पूरी फैमिली भी उसमें अटेंड करिए, लोगों की कमी होने वाली है, खर्चे बचाने हैं, और फील कराइए कि एक फैमिली शॉप है। ये चीज का एक एडवांटेज आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी नीयत को साफ रखिए। आप कितनी भी तंगी में, मन में ये मत बना लीजिए कि मौका मिला फिसल जाओ भैया, मौका मिला है मुकर जाओ। ये बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म में काम, आपकी रेपुटेशन आएगी, आपकी गुडविल आएगी। तो अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, रेपुटेशन को करिए, ट्रस्ट को बनाकर रखिए, रिलेशनशिप को बढ़ाकर रखिए। ये आपके बहुत काम आएगा। 50-20 थोड़ा थोड़ा जो है ज्वाइंट काम करने की टेंडेंसी को बढ़ाइए, हाथ जोड़िए, क्योंकि कोलेबोरेशन का, कोऑपरेशन का जमाना जो आ रहा है, अगर 20 स्टोर मिलकर, 50 स्टोर मिलकर अगर एक साथ जुड़ जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं, थोड़ी सी ईगो को साइड कर लेते हैं, तो साथ में ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। आप देखिए कि अभी इन रिसेंट टाइम्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन की कंपनियां आगे बढ़ी हैं। डीमार्ट तो ऑनलाइन की कंपनी नहीं है, वो तो रियल स्टोर है, तो वो तो फिजिकल स्टोर है, वो कैसे आगे बढ़ा है? तो चलो ऐसा नहीं, तो बिल्कुल निगेटिव मत बनिए कि हर चीज खत्म हो गई। अभी भी 24 घंटे की सप्लाई ऑनलाइन वाले नहीं दे सकते हैं। तो कई लोग ये मॉडल में जा सकते हैं कि जब ये सोशल डिस्टेंसिंग है, मेरे को दुकान में कम स्टाफ रखने हैं, तो मैं अपने खोलने के टाइम को बढ़ा दूं, अपनी टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। और टॉक के ऊपर में आपको बहुत से एक्सपर्ट ने बताया होगा, मैं उस एरिया में नहीं जाना चाहता, मैं अपने कोर एरिया में ही रहना चाहता हूँ। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चमत्कार के पीछे मत भागिएगा। बहुत लोग आएंगे, थोड़ा दिन रुक जाइए, वो आपको कोई ना कोई लॉटरी का टिकट बेचने के लिए आएंगे। लॉटरी उठती नहीं है, आपकी हार्ड अर्न मनी को जो है वो, उनकी नजर उसके ऊपर है, तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करिए, अपने कैश को बचा कर रखिए। और खासकर आपको याद होगा NACL इस तरह के लफड़े काफी हुए हैं। जो भी लोग, जो ब्रोकर आपसे बड़ा बनता जा रहा है ना, उस पर नजर रखिएगा। आपसे बड़ा अगर ब्रोकर बनना, बिल्कुल उस पर नजर रखिएगा। उसकी पास में दी हुई एडवाइसेस को बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करिएगा, क्योंकि जहां पर भी पैसे की बहुत कमी होने वाली है, और उनको जहां पर पैसा दिखेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। जो आदमी आपको अभी एडवाइस दे और 5 मिनट बाद सस्पेंसिव करना चालू कर दे, आप समझ लीजिए कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस बारे में। तो उस तरह के लोगों से बहुत सावधान रहिए। पैसे की ही कमी है, पैसे को बचा कर रखिए, पाइपलाइन है ये पूरा। जब तक आपको अंत तक पैसा निकलता हुआ नहीं दिखता, इधर से पैसा मत घुसाइएगा। प्रोडक्शन चालू करने बोला जाए, आप कॉस्मेटिक में कर लीजिए, पैसा तब डालना है जब माल बिक कर पैसा आ जाए। ट्रांसपोर्ट वगैरह की इतनी बुरी हालत है, रोड पे ट्रक पड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी के यहाँ माल उठाने वाला नहीं है, उसके गोडाउन में माल रखने की जगह नहीं है, कंपनियों के पास फिनिश गुड्स रखने की जगह नहीं है। इन सब के बीच में बिल्कुल सावधान होकर चलिएगा। अपने परिवार को बचाना है और अपने एक एक पैसे को आने वाली टफ टाइम के लिए बचाना है। जिंदा रहेंगे, आगे मौका मिलता रहेगा। और उसी पर भरोसा करिए जो अपनी स्किन इन द गेम रखा हुआ है, जो खुद स्टेक लेकर आपसे बात करता है, ऑनेस्ट बात करता है, प्रिंसिपल स्टैंड लेता है। जो लोग प्रिंसिपल नहीं स्टैंड रखते, उनके ऑरा में मत आइए कि मैं एक बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। समझदार लोग समझते हैं सारी बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये इतना छोटा नहीं है। एक लंबी लड़ाई में जा रहे हैं हम लोग। तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन वगैरह लेके बैठे हैं, उनके ओवरहेड्स की प्रॉब्लम है। एक और बात, अभी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, ये बात बहुत जरूरी है। दुनिया में 10% लोग इंपॉर्टेंट पावरफुल होने वाले हैं, 90% लोग जो है वो विक्टिम होने वाले हैं। तो आपको विक्टिम की कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको विक्टर की कैटेगरी में रहना है। और उसके लिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड फील्ड से एसोसिएटेड रहें। तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई साहब मैं अपने बिजनेस को एक लेवल से ज्यादा उसमें मैं टेक्नोलॉजी नहीं ला सकता, देन व्हाट डू आई डू? तो उसका एक तरीका है, आप कभी भी गलती से भी पार्टनरशिप हर किसी के साथ टेक्नोलॉजी के मामले, जिस फील्ड के टेक्निकल मैटर्स में, जिस फील्ड के बारे में आपका नॉलेज नहीं है ना, उसमें पार्टनरशिप जल्दी से मत करिए, इन्वेस्टर बनिए।
वो बारे में मैं थोड़ा आगे भी बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि बहुत जल्दी ड्योर हो जाता है, तो उसमें फंसिएगा मत बिल्कुल भी, कोई लॉटरी के चक्कर में, कोई ओवर प्रॉमिस के चक्कर में मत फंसिएगा। अब थोड़ी बात एक फैमिली बिजनेस की बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे करता हूं। देखिए फैमिली बिजनेस एक यूनिक कॉम्बिनेशन है दो सिस्टम का, एक है फैमिली और दूसरा है बिजनेस। फैमिली में क्या स्टेबिलिटी होती है, फैमिली में स्थायित्व होता है एक, और बिजनेस में क्या होता है, उसको तो कांस्टेंट चेंज चाहिए, जैसे बाहर का माहौल बदलता है बिजनेस को बदलते रहना पड़ता है, तो एक इनफ्लक्स है, वो फ्लक्स में है, वो पूरा का पूरा सिस्टम केओस में है। फैमिली को चाहिए इक्वलिटी, चार भाई हैं सब बराबर हैं। बिजनेस में क्या चलता है कि भाई कॉम्पिटेंस को आगे बढ़ाओ, जिसमें योग्यता ज्यादा है उसको रिवार्ड भी ज्यादा दो, उसको पुश करो, उसको मोटिवेट करो, उसको आगे बढ़ाओ। फैमिली एक इमोशन बेस्ड सिस्टम है, और बिजनेस जो है वो तर्क के ऊपर चलता है, रैशनैलिटी के ऊपर चलता है, लॉजिक के ऊपर चलता है। एक सिस्टम मिसमैच है दोनों के बीच में। जब फैमिली बिजनेस के साथ मिलती है, वो वाटर का फॉर्मूला आपने जो कुछ साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम लोग इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन को विजुलाइज कर सकते हैं, हाइड्रोजन माने गैस, ऑक्सीजन माने गैस, देख तो नहीं पाते पर विजुलाइज कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है और मिलकर जो पानी की जो तरलता है, ये जो तरलता जो आपको दिख रही है, ये तरलता कहाँ से क्रिएट होती है? वो एक बड़ी यूनिक सा एक फ्यूजन है। फैमिली बिजनेस का फ्यूजन में कुछ वैसा ही यूनिक है। ये जो फैमिली की डिफरेंट एक प्रॉपर्टीज है और बिजनेस के डिफरेंट कैरेक्टर है, और दोनों मिलकर जब बनते हैं बहुत यूनिक होता है। तो इसमें बहुत मजे भी हैं और इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप फैमिली से बिजनेस में सेटिंग में जा रहे हैं तो सेम फैमिली मेंबर है। इसके बाद की स्लाइड देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए फैमिली की और बिजनेस की मैं लैंग्वेज बता रहा हूं आपको कि दोनों की लैंग्वेज कैसी है। फैमिली की लैंग्वेज क्या है? डिवाइड द केक इक्वली अमंग द सिबलिंग, कि सबके बीच में माँ क्या कैसे करती है, केक आया है तो बांटना है, तो कैसे बांटना है, तो भाई सबको बराबर बराबर दे दो, ठीक है। बिजनेस की लैंग्वेज क्या है कि मोस्ट कॉम्पिटेंट वाले को सबसे बड़ा पीस दो। फैमिली की लैंग्वेज क्या है? डोंट जज योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को जज कभी नहीं करना चाहिए। और बिजनेस में बोलेंगे भाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। फैमिली में बोलेंगे सेल्फलेस लव, एकदम निस्वार्थ प्रेम। और बिजनेस की भाषा है किलर इंस्टिंक्ट, डॉग इट डॉग कॉम्पिटिशन। फैमिली में बोलते हैं परंपरा को पालन करो, फॉलो द ट्रेडिशन रूट्स, अपने संस्कारों को पकड़ो। और बिजनेस में बोलते हैं चेंज को गले लगाओ, परिवर्तन को गले लगाओ, उड़ान भरो। तो वहां रूट्स पर फोकस है, यहाँ विंग्स पर फोकस है। फादर कहता है कि मेरी इज्जत करो घर में, और ऑफिस पहुंचते हैं तो बेटा कहता है कि भाई मैं आपका कलीग हूं, मेरे से कंसल्ट करके आप मेरे से पूछ के काम किया करो। ये दोनों चीजों को हम लोगों को मिक्स करके चलाना है। फैमिली में लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है, बिजनेस का रूल है हायर एंड फायर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक उदाहरण है, जो आप कभी भी फैमिली बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे, आपने काफी लोगों ने सुन भी रखा होगा, पर चूंकि कई लोगों ने नहीं सुन रखा होगा तो उस बात को बताने से चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। कि एक फादर और सन एक कंपनी में एक साथ काम करते थे, दे वर द को-ओनर्स, वो कंपनी को ओन करते थे। तो कोई कारण से लड़के का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत बार उसको समझा भी दिया गया तो भी वो समझ नहीं रहा था, एंड अल्टीमेटली कंपनी उसके लिए सफर कर रही थी। तो एक दिन फादर ने बुला के बेटे को बोला, यू आर फायर, कि आज से मैं तुमको निकालता हूँ। तो वो उस समय बॉस का हेड पहना हुआ है, उसने बॉस की टोपी पहन ली थी। फिर वो घर गया, ये भी घर पहुंचा तो उस समय वो बुला के बोलता है, बेटा सुनो, आज मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी से तुमको निकाल दिया गया है, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट, बट आई एम योर फादर, सो आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर यू। वहां पर वो बाप की हैट पहन के बैठा हुआ है, क्योंकि बेटा है ना, उसको तो संभालना तो है ही है, तो उसके लिए वो कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, अलग बिजनेस करा के देंगे, पर वो एक चीज है, वो अलग है, उसकी एक अलग डिमांड है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको बचा के रखना पड़ेगा। तो वहां मैंने अपना धर्म वहां निभाया और यहाँ का धर्म मैं यहाँ निभा रहा हूँ। ये एक उदाहरण से आपको मोटा मोटी बात जो मैं कुछ कन्वे कर सकता हूँ करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए फैमिली बिजनेस के बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्या होता है, जब शुरुआत होती है ना, जो हम लोग बात करते हैं 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद में कैसे करके, देखिए मैं थोड़ी देर में ये बिजनेस वगैरह की बात करूंगा, आगे बढ़कर मैं आपसे पेरेंटिंग की और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। वी विल गो फॉरवर्ड, बट चूंकि हम लोग फैमिली बिजनेस की टॉपिक को लेकर बैठे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक्स मैं आपसे जरूर डिस्कस कर लूँ जो शायद बहुत फंडामेंटल है। तो फैमिली के साथ एक तो कहावत ये है, इसके बाद में वो स्क्रीन पे आएगा शायद, कि फैमिली ग्रोज फास्टर देन बिजनेस। इसके पीछे रीजन क्या है कि एक जनरेशन है, उसके बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, तो फैमिली में ग्रोथ तो होती रहती है। तो फैमिली की ग्रोथ बिजनेस से ज्यादा फास्ट हो जाती है अक्सर, और हमने देखा भी है, क्योंकि कुछ जनरेशन के बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इसी कारण से होते हैं। क्योंकि अगर साथ रहने का एक अगर सिनर्जिस्टिक वैल्यू नहीं बन रहा है
तो फिर नेचुरली उसके फ्रेगमेंटेशन हो जाएंगे, फिर उसमें डाउनफॉल भी होता है हर कोई भी हाउस। इसके बारे में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक आगे करने वाला हूँ, तो वहां देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, नीचे देखिए आप, फैमिली ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ, ये जो है एंटरप्रेन्योरल स्टेज है, इसमें फैमिली भी छोटी रहती है, आपकी ग्रोथ भी कम रहती है, आप एंटरप्रेन्योर रहते हो, खुद काम करते हो, मेहनत करते हो, जो भी सपोर्ट आपकी वाइफ कर दे आपके, टिपिकल की मैं बात कर रहा हूँ, टिपिकल ये स्टेज रहता है। फिर अब दो सिनारियो क्रिएट हो सकते हैं कि बिजनेस बढ़ गया, फैमिली नहीं बढ़ी, और फैमिली बढ़ गई और बिजनेस नहीं बढ़ा, तो हमको क्या करना चाहिए, या दोनों बढ़ गए तो हमको क्या करना चाहिए। इसमें एक स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपका बिजनेस बढ़ गया, आप यहां पर हो और आपकी फैमिली की ग्रोथ लो है, तो आप बाहर से लोगों को हायर कर लो, तो प्रोफेशनल्स को हायर करो आप। ये बहुत एक अच्छी सिचुएशन है कि आपकी बिजनेस काफी बढ़ गई है, आपके इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है, तो आप प्रोफेशनल्स को हायर कर लो, बाहर में कॉम्पिटेंस मिलती है, आप उससे अपना काम कर सकते हैं। एक खतरनाक सिचुएशन क्या है कि बिजनेस की ग्रोथ हो नहीं रही है और परिवार की ग्रोथ हुई जा रही है। तो अगर कोई कारण से आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हो या एक ऐसे ब्रांड को ओन कर रहे हो जो एक कॉमन एक सिंगल ब्रांड है, उस हालत में आपको बहुत स्ट्रांगली इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो बिजनेस में वैल्यू एड नहीं कर रहा है, उसकी ओनरशिप चाहे बरकरार रह जाए वो, लेकिन उस जगह से निकल के कुछ और काम में लग जाए। मतलब आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो भाई जो काम कर रहे हैं उसको रेम्यूनरेशन से डिस्क्रिमिनेट करिए, डिस्टिंग्विश करिए, उसको रिवार्ड करिए, और जो काम यहाँ नहीं कर रहा है उसकी ओनरशिप को इंटेक्ट रखिए और उसको दूसरे काम में लगाइए। दीज आर द थिंग्स। वो अभी इतनी डिटेल में नहीं करके मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। और दोनों अगर आगे बढ़ रहे हैं कि फैमिली भी आगे बढ़ रही है और बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है, तो आपको प्रॉपर गवर्नेंस मैकेनिज्म रखने, क्योंकि अच्छी बात है फैमिली बढ़ने की कॉम्प्लेक्सिटी जो पैदा हो रही है, आपको उसको डील भी करना है, इधर बिजनेस ग्रोथ को भी हैंडल करना है, उसके रिसोर्सेज तो आपके पास आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में काम करने के रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। फैमिली एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, उसको फॉर्मलाइज होना पड़ेगा, उसको गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, उसको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। ये चीजों की हैबिट जो है बिजनेसमैन के लिए बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि फैमिली एक बड़ा नेचुरल टाइप का लगता है अपने को कि यार अभी इसके हम लोग आपस के बीच में कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे क्या। और भाई साहब, आपको अपने रोल बदलने पड़ेंगे, आपको पार्टनर बनना पड़ेगा इंडिविजुअल मेंबर के से हटके, और फाइनली तो फिर शेयर होल्डर बन जाना पड़ेगा। शेयर होल्डर का कैसा नजर रहता है, वो अपनी कंपनी के वैल्यू बढ़ाने में रहता है। आपको इन्वेस्टर बन जाना पड़ेगा फाइनल स्टेज में। तो डाबर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, डाबर का एक भी फैमिली मेंबर आज की डेट में अपने बिजनेस को नहीं देखता, सारे के सारे प्रोफेशनल लोग देखते हैं। वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि भाई हमारा ये एसेट है, हम अंदर रह के इसकी वैल्यू बढ़ा पाएंगे या कोई और उससे बेटर कर लेगा, हम तो इन्वेस्टर हैं, हमको इसको वैल्यू बढ़ाने में इंटरेस्ट है, हम फ्री है। तो वो एक आदमी वो आईपीएल की टीम खरीदता है, एक कोई सिंगापुर में जाकर कोई चेन रन करता है, कोई एक म्यूजिक की एक ग्रुप को रन करता है, लाइफ को एंजॉय करते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो ये माइंड को बदलना पड़ेगा इसके लिए। देखिए फर्म का इवोल्यूशन कैसे होता है, समय के साथ आपको इनफॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी की तरफ जाना पड़ता है, नॉन गवर्नेंस से गवर्नेंस की तरफ जाना पड़ता है, मतलब रूल रेगुलेशन से रूल नहीं, बिना रूल रेगुलेशन से रूल रेगुलेशन की तरफ जाना पड़ता है। हैंड्स ऑन, हर चीज को जो आप अपने हाथ से कर लेते थे उसकी बजाय आपको ब्रेन ऑन करना पड़ेगा, दिमाग से करना पड़ेगा, हैंड्स ऑफ कर देना पड़ेगा। मैनेजमेंट रोल अभी भी आप करना सीख रहे हो ना, दूर रहकर कैसे काम करना सीख रहे हो, इसको परमानेंट आदत में कन्वर्ट करो ना। एक बिजनेसमैन का रोल क्या होता है, एक बिजनेसमैन का रोल होता है चेंज लाना। आप अपने रोल को डिफाइन करो ना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, मेरे को नेटवर्किंग करना और नए आइडिया खोज के लाना, ये है आपका असली रोल। और अभी फिलहाल क्राइसिस मैनेजमेंट, क्योंकि इस समय तो आप जहां हो वहां सबसे पहले आपका धर्म है कि आप अपने बिजनेस को बचाओ। एक ओनर का धर्म क्या होता है, वो अपनी एसेट को बचाएगा ना। एंटरप्रेन्योरशिप से एंटरप्राइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप में मेक और ब्रेक खेलते हैं हम लोग, सब 7 अप 7 डाउन जैसा भी खेल लेते हैं, डबल करते जाओ देखेंगे। अभी ऐसा नहीं है। देखिए आप एक फैमिली बिजनेस ओनर है, आपकी एक जिम्मेदारी है, एक लेवल पे आप पहुंच चुके हो, एक स्टेटस के आप आदी हो गए हो, एक रिस्पेक्ट आप कमांड कर रहे हो। आप ऐसी रिस्क नहीं ले सकते हो कि भाई सब कुछ खो जाए एक बार में। वो बाहर की परिस्थितियों के कारण खोता है, वो अलग बात है, वो हो भी रहा है, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, किस्मत की बात है, ये एक अलग चीज है। लेकिन जब हम लोग डेलिब्रेट एफर्ट की बात कर रहे हैं ना, आज मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, जब पानी को छोड़िए, लोग बोलते हैं गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो किसको बोलते हैं, अरे पानी को छोड़ देंगे तो पानी क्या 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 टेंडेंसी है उसकी, पानी की टेंडेंसी तो नीचे जाने की है, वो तो पतन की तरफ ही जाता है पानी। तो उसी तरह से चाय अगर रख दिए, मैंने ये कॉफी रखी है, तो ये कॉफी अगर पड़ी हुई है, गर्म रखी थी, ठंडी हो जाएगी। अगर कोल्ड ड्रिंक रहती है इसके बदले में तो ठंडी रखी रहती, कलर दोनों का एक जैसा, ये ब्लैक कॉफी है, तो अगर मैंने यहाँ ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखी रहती तो भी गर्म हो जाती। तो प्रकृति का नियम है कि चीजें टेंड्स टू डिटेरियोरेट,
चीजें खराब होने की टेंडेंसी रखती है। मैनेजमेंट उसको बोलते हैं कि उसमें हम लोग एक डेलिबरेट एफर्ट लाएं। पानी जो नीचे जा रहा है अगर उसको ऊपर लाना है तो उसमें एफर्ट लाना पड़ता है, पंप लगाकर ही हम उसको ऊपर ला सकते हैं। तो वो डेलिबरेट पना, वो जो एक इंटेंशनलिटी, ये लाकर जब हम बिजनेस को गवर्न करते हैं, जब हम बाहर से प्रोवोक करवाते हैं अपने आप को, जो आके बोले नहीं आपके कौन से एजम्पशन रॉन्ग हो गए, इस तरह की विचारधारा जब लाते हैं तो डायनामिक फैमिली बिजनेस बनता है। और रिस्क लेने के बारे में मैं बताऊंगा कि कितना रिस्क लेना जरूरी होता है और कैसे लेना चाहिए। इमोशन बेस्ड टू कॉम्पिटेंस बेस्ड करना पड़ेगा आपको। और होता क्या है कि जब प्लानिंग करके बिना ढंग से हम लोग चेंज करना चाहते हैं ना, तो उसमें बहुत रेजिस्टेंस आता है। और जो स्टेटस को के जो सपोर्टर लोग हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो प्रेजेंट सिस्टम के, आपने देखा होगा कि आप ऑटोमेट करने जाइए, आप अकाउंट सिस्टम को ऑटोमेट करने जाइए, आप ईआरपी लगाने जाइए, इतना रेजिस्टेंस मिलता है। जो पुराने सर इसमें तो बैकडेट को ठीक नहीं करने मिलेगा, सर इसमें तो आपके यहाँ एक टिपिकल सा सिस्टम बना हुआ है कि कोड वर्ड में आप डेबिट को क्रेडिट लिखते हो और क्रेडिट को डेबिट लिखते हो, अरे भाई स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैसे चलेंगे। पर वो जब डिसिप्लिन आ जाता है ना, जब आपका डेटा रिलायबल हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अब जो जमाना आ गया वो डेटा का आ गया। अगर आपके डेटा ही एक्यूरेट नहीं, आप क्या एनालिटिक्स करोगे। जिस लेवल पे वो कंपनी एनालिटिक्स करती है, फैमिली बिजनेस ओनर्स को ये समझना पड़ेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि आपकी रिटेल की शॉप है, आपके पड़ोस के 25 आदमी है जो रोज आते हैं और रोज जाते हैं और आते हैं और जाते हैं, या कई ऐसे कस्टमर है जिनको आप चेहरे से जानते हो, आपने कभी ये जानने की चेष्टा ही नहीं की इनका नाम क्या है, इनका टेलीफोन नंबर क्या है, इनके अदर डेटा क्या है, कैसे मैं इनसे अपनी रिलेशनशिप को डीप करूं। ये डेटा में कन्वर्ट करिए हर चीज को। डेटा, आप डेटा बन गए हैं। डेटा दूसरे के यूज करना आपको नहीं आता, हम लोग सब डेटा बन गए हैं। पूरी ये जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने एक ही काम किया है कि ह्यूमन बीइंग को डेटा में कन्वर्ट कर दिया है और हम सब उसके विक्टिम बन गए हैं। हम सब ट्रैक हो रहे हैं, हमको मॉनिटर किया जा रहा है, हमारे बिहेवियर को ट्रैक किया जा रहा है। ये अगेन एक डीप सब्जेक्ट है, मैं अभी तो डाइवर्ट नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों को खुद को डेटा यूज करना सीखना पड़ेगा। जो भी हमारे बिजनेस में जितने तरह के डेटा जनरेट होते हैं ना, बहुत बारीकी से उनको देखने की एक्सपर्टाइज डेवलप करें। लीडर का रोल क्या है? लीडर का रोल इस चीज को चेंज करके वो जो यही है कि वो परिवर्तन को लाए, रेजिस्टेंस को रोके। जब भी चेंज लाने की ट्राई होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आता है रेजिस्टेंस आता है, उसको रोके सपोर्ट करे। चेंज का काम जूनियर आदमी को कभी मत दीजिएगा, वो लीडर का काम होता है। आप ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के काम में ओनर को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, तभी ईआरपी ठीक से इंप्लीमेंट होती है। चलिए कुछ बातें मैं कर लेता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी काम में आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई नई टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके और भी जितनी तरह की आ रही है, उन सब का क्या रोल रहने वाला है, मैं उसको बढ़िया से समझ लूँ और जो मैं मेरा उसमें पॉजिटिव क्या होगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और एक बात जो है, अभी मैं 2 दिन पहले मैं सेम ये प्रोग्राम कर रहा था, तो किसी भाई साहब ने एक सवाल किया था मेरे से कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई कारण से, तो क्या मैं उसको बंद कर दूं एक बार। तो चूंकि मैंने यही बोला था भाई, जब आपके पूरे फैक्ट मेरे को नहीं पता है तो मैं ऐसे कैसे एडहॉक बेसिस पे मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। सवाल का जवाब मैं सीधा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप बंद कर देंगे तो किसी भी बंद चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जहां तक वो चालू रखने की ट्राई करनी चाहिए ना, अगेन इट्स वेरी कॉन्टेक्चुअल। लेकिन क्योंकि आप देख लें, अगर कोई आदमी की जॉब चली जाती है, उसके बाद जॉब खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बंद प्लांट में लोग आकर देखते हैं, परसेप्शन ये बनता है ये बंद प्लांट है, तो उसकी वैल्यूएशन डाउन चली जाती है। तो फर्स्ट बात तो ये है कि जहां तक वो चले। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि हम लोग सब अभिमन्यु हैं, हम लोग सबको घुसना आता, निकलना नहीं आता। इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने बिजनेस के साथ में, अपनी ईगो को अटैच कर लेते हैं। अरे लोग क्या बोलेंगे, फेल हो गए तो क्या। अरे भाई साहब, ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जो पिछले 3-4 सालों से बिल्कुल एकदम मरने की कगार पे थे। उनकी तुलना में ऐसे आदमी से करता हूं जो ऊपर एक चट्टान से लटका हुआ है, नीचे में पानी है, अगर छोड़ दे तो शायद पानी में गिरकर बहकर निकल जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा देर लटक जाता है कि बाजू की सारी खून निचोड़ जाता है, हाथों में ताकत नहीं रह जाती है, गिरकर भी वो उसको मरना से कहां पर छोड़ देना चाहिए। लीप ऑफ फेथ बोलते हैं कि जहां पर छोड़कर आप नई दुनिया के लिए, नई शुरुआत के लिए निकल पड़े। ये एक मौका है अभी। अगर आप वाकई में जबरदस्ती खींच रहे थे तो यहाँ पर उसको बहुत लोग फेल होने वाले हैं, तो आप भी अपना नाम उस पर लिखा दीजिए। जिंदगी में आपका काम फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए। उससे नई शुरुआत करने के बारे में सोचिए पॉजिटिव होकर। ऐसे भी आप उसमें अपनी टाइम एनर्जी कितना वेस्ट किए जा रहे थे। दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि अब जो रूल आ गए हैं, नई बाजार की परिस्थितियां आ गई है, उसमें आपको कोई वैल्यूएशन दूसरा आदमी दे देगा तो उसको दे देते हैं। मैं कोई नया चीज शुरू करूंगा। अभी मैं एक कंपनी में डायरेक्टर था, मैं समझता हूँ कितने लक्की हैं, नाम नहीं बताऊंगा। हम लोगों ने अभी जस्ट इस घटना के ठीक पहले 6 महीने पहले बिजनेस को सेल किया, इतनी अच्छी वैल्यूएशन में किया। सामने वाला आप सोचता होगा, लेने वाला जो भी सोचे, बट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। उन्होंने वो बहुत क्लियर थे कि राजेश, मैं बाजार में खड़ा हूं, मैं पैसा कमाऊं अपने धंधे को कर कर,
या मैं पैसा कमाऊं अपने बिजनेस को बेचकर, अरे मैं अपने लेवल को अप कर लूंगा, पूरी फैमिली की स्टेटस अलग हो जाएगी, लिक्विडिटी रहती है तो अलग होने का। अभी कुछ दिन पहले जीतो के जो चेयरमैन है गणपत भाई, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी कि उनका फैमिली सेपरेशन कब हुआ था, जब उन्होंने अपनी एक कोर कंपनी को बेच दिया था अच्छी खासी अमाउंट में, 1500 करोड़ 1200 करोड़ कितना वो बोल रहे थे, और उसके बाद में तो लिक्विडिटी में डिवीजन कितना ईजी हो जाता है, तो आप फिर से अलग भी हो गए और उसके बाद में सब अपने अपने काम में लग गए। आई मीन मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आप में से कुछ लोगों को अटपटी लगेगी, लेकिन ये शाश्वत सत्य है। कई लोग मेरे को बोलते हैं मृत्यु के बारे में बात मत करो। अरे यार, मृत्यु अपने इंडियन लोगों के लिए मृत्यु एक दरवाजा है। इस दरवाजे से पुरानी बॉडी को लेके निकलते हैं और वापस एक नई बॉडी लेके वहां पर बाहर आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मरना अच्छी बात है, हमें सत्कर्म करना है, हमें मोक्ष की चेष्टा करनी है, लेकिन मृत्यु से भय नहीं है, अंतिम नहीं है, ये शाश्वत नर्क नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वापस एक री चांस है, वापस एक मौका है। तो वहां जब यहाँ पर एक बिल्कुल बुरी हालत में निकलने के बारे में, एग्जिट के बारे में ओपन रहिए। कोई स्टेबिलिटी की डिजाइन मत रखिए, स्टेबिलिटी बिजनेस में होती नहीं है। विकास की राह हमेशा सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ऐसे होती है, सीधे नहीं होती। जो भी सीढ़ी सीधे होती है ना, तो वहां से जब गिरते हैं तो सीधे नीचे आकर गिरते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि जो मेथड से आप यहाँ तक पहुंचे, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आता है जिसको लैंडिंग बोलते हैं सीढ़ी की भाषा में। फिर हम लोग एक अपने मेथड्स को चेंज करते हैं, जो मैंने बताया, हैंड्स ऑन से हैंड्स ऑफ, पर्सनल काम करने की बजाय प्रोफेशनल को हायर करना, इस तरह की चीजें, हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, डेटा एनालिटिक्स को लेकर आना। आप पूरा मेथड को बदल देते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके पास में रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, तो आपके रोल बदल जाते हैं, आप मैनेजर से लीडर के रोल में चले जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अपने मैंने बताया था ना कि अपने जो होराइजन ऑफ, जो आपका जो रेडियस ऑफ ट्रस्ट है, उसको एक्सपेंड करिए। खाली फैमिली से बाहर निकल कर दूसरे लोग, ट्रस्ट को एक्सपेंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका, आप सिस्टम को रोबस्ट करिए, आप अपने गवर्नेंस मैकेनिज्म को रोबस्ट करिए। ब्लाइंड मत बनिए। मैंने ऐसे लोगों को पाया है जिन्होंने अंधे होकर अपने स्टाफ पे, किसी प्रोफेशनल पे भरोसा कर लिया और अपने हाथ जला लिए। तो वंस बीटन ट्वाइस सही बोलते हैं ना, हॉट स्टॉप मैकेनिज्म, की एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब उस विचारधारा में जाके उनकी भाषा ये हो जाती है, यार किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, दुनिया को भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने से जब छोटे बिजनेसमैन के साथ में दिन भर कंपनी रखते हैं, तो वहां की भाषा भी उनको ये मिलती है, साले सब चोर है, सब कोई विश्वास के लायक नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते। बिरला जी की एक खास बात थी, ये बात कितनी सच है झूठ है मैं नहीं जानता, एनेक्डोटल वैल्यू तो है कम से कम। वो ये कहानी बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग है कि उनके एक एम्प्लॉय के बारे में कोई कंप्लेंट लेके आया कि सर ये आपका जो मैनेजर है ना, बहुत चोरी करता है। तो भैया ने बोला अच्छा ठीक है, तो ऐसा है भैया कि इसके पहले जो मेरा मैनेजर था ना, बड़ा ईमानदार था, मेरी पूरी फैक्ट्री लॉस पे चलती थी। अभी मैंने इसको टारगेट दे रखा है, अब एक पट्टा मेरे को मेरे टारगेट का पैसा हमेशा कमा के दे देता है। इसके बाद मैं ज्यादा उसमें टांग नहीं लगाना चाहता। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रॉस अनएथिकल बिहेवियर को आप टॉलरेट करें, आजकल तो ऐसा चलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट करने का आपको रखना ही पड़ेगा। और पार्टनरशिप शेयरिंग का माइंड लेके आइए, मैंने पहले भी बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेलीगेट करिए, आउटसोर्स करिए, अगर आप अपने टाइम को फ्री करना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को फ्री करना चाहते हैं। ये तो ऐसा भी बहुत बढ़ने वाला है कि धीरे धीरे करके हर चीज अब आउटसोर्स होगी। इवन आपके एम्प्लॉय को जो फुल टाइम, देखिए हर आदमी को अब अपने फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल करने की ट्राई में लगना पड़ेगा। जितने आपके फिक्स कॉस्ट है उसमें दिमाग लगाइए कि आप उसको वेरिएबल कैसे कर सकते हैं। इस एक बात में आपके बहुत प्रोफेशनल, तेरापन समाज में बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इस बात को मेरे से ज्यादा समझते हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए। आप जीनियसेस हैं तो उन सब्जेक्ट के बारे में सम्यक दृष्टि, तथ्य एवं विवेचन, अपने विवेक को पूरा बचा कर रखिए। मैंने बोला ना कि दूसरी दुनिया घात लगा के बैठी हुई है। अभी आपने जैक मा वगैरह के स्टेटमेंट सुने होंगे कि ये समय अपना, अपने परिवार का, सबकी जान बचाने का समय है। ज्यादा ध्यान इस पे रखिए, और बहुत कोई भी चीटिंगबाजी करने आपके पास आए, सावधान रहिए। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करते रहिए। हर दिन आपको हर काम में ये बलत रहनी चाहिए कि मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ, ये इस काम को और बेटर कैसे किया जा सकता है, इसमें इतनी टाइम जो लग रही है। टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। टाइम को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में कि कंप्रेशन ऑफ साइकिल टाइम। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए ना, अभी कहाँ मौत हो रही है, एक बहुत, आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ऐसी बात मैं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था ना, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पैसा वर्किंग कैपिटल के रूप में रोड पे रहता था। माल वहां से चला है, यहाँ पहुंचेगा, रास्ते में इतने झमेले, इतने टैक्स के झमेले, चोरी चारी, हजार तरह के लफड़े। जब रोड फास्ट हो जाते हैं और सिस्टम बहुत मतलब क्लीन हो जाता है,
तो जो 15 दिन में गाड़ी पहुंचती थी वो अगर 3 दिन में पहुंच जाए, 12 दिन का वर्किंग कैपिटल रिलीज हो गया है। 12 दिन का वर्किंग कैपिटल रिलीज होने से वही पैसा फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में चले जाने से बिजनेस की कितनी ग्रोथ हो जाती है। छोटी अभी क्या होने वाला है, ये जो ट्रांसपोर्ट के जो झमेले खड़े हुए हैं ये यही तो करने वाली है। एक तरफ तो आपकी वॉल्यूम को कम करने वाली है, दूसरी उसकी रोटेशन को, उसकी स्पीड को कम करने वाली है। डबल मैं 3x3 बोलता हूँ कि 1/3 ये होगा और 1/3 ये होगा, 1/9 का इफेक्ट आने वाला अभी तो उसे निकलना पड़ेगा, एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों को बहुत ध्यान रखिए कि स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है। आप एक बात समझिए ना कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें खरीदते तो उधार है और बेचते नगद है, और उनके पास पॉजिटिव मतलब वर्किंग कैपिटल जो है नेगेटिव रहती है। क्यों? उनके पास तो पैसा जमा पहले होता है। ये सब चीजों को समझिए कि कैसे इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट आइडिया कंपटीशन कराइए, अपने स्टाफ को लगा दीजिए। फालतू बैठे हुए ना कि मेरे को 4 आइडिया दो कि कैसे बिजनेस को बचाया जा सकता है, कैसे उनको ओनरशिप दिलाइए, उनके आइडिया को एक्सेप्ट करिए, उनको सुनिए। चलिए इसी जगह पे एक बात कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में मौका मिले ना मिले, मेरी बातें बहुत रहती हैं। ठीक है, अडी गोदरेज जी का मैंने आज के 12-14 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था। वो उनको बड़ी है कि एक मन में एक वेदना रहती थी कि गोदरेज जो है एक बहुत रिजिड ऑर्गेनाइजेशन, एक जिसका कल्चर बड़ा स्ट्रांग हो गया है, वैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। तो उन्होंने बोला एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में, सेल्फ क्रिटिकल मोड में उन्होंने कन्फेस किया, कोई ईगो नहीं, बड़ी सरलता के साथ, कि राजेश जी हम लोग एक बूढ़ी औरत की तरह हो गए हैं। गोदरेज जो है, अब एक उनका लोगो बड़ा एक सिंगल कलर रॉक सॉलिड ब्लैक कलर का गोदरेज लिखा हुआ, आप लोगों को याद होगा। तो बोला आई जस्ट वांट टू री इन्वेंट इट, मैं इसको इसमें एक रिजुविनेशन लाना चाहता हूँ। देन ही शेयर्ड सम आइडिया जो आपके लिए काम का है। एक उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में जितने टैलेंटेड यंगस्टर है ना, उनका हमने एक पैरेलल एडवाइजरी बोर्ड क्रिएट कर दिया है। तो जब भी जो इशू हमारा जो लीगल बोर्ड जो या सीनियर मैनेजमेंट डील कर रहा है, उनमें से कुछ इशू हम लोग उनको भी दे देते हैं। उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, वो कंपेलिंग नहीं है, हमारे को उनको मानना जरूरी नहीं है, एडवाइजरी है इन नेचर। लेकिन कभी कभी कुछ ब्रिलियंट आइडिया वहां से आ जाते हैं। मेरे को बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात। और दूसरी उन्होंने बोला कि मैं पर्सनली रिवर्स मेंटरिंग में चला गया हूं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जनरली हमारी क्या एक मन में एक फीलिंग रहती है, मेंटरिंग माने टॉप डाउन है, ऊपर से कोई सीनियर आदमी जूनियर को कोच करता है और उसको हम लोग मेंटरिंग बोलते हैं। पर ये रिवर्स मेंटरिंग में क्या होता है कि आप एक जूनियर को अपना गुरु बना देते हैं। अब आज की दुनिया को आपको समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है, तो आप कल्पना करिए उसको आपके एक्सपीरियंस का फायदा मिले और आपको उसकी इस नई दुनिया की टेक्नोलॉजी की उसकी एडेप्टेशन का आपको फायदा मिल जाए। विन विन सिचुएशन है। और अगर आप इस माइंडसेट में एडजस्ट हो गए तो आप कल्पना करिए कि फैमिली बिजनेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आज यंग जनरेशन जो है, ये सवाल मैं कहीं भी जाता हूँ, ये फैमिली बिजनेस एक्सपर्ट के हमारे यंगस्टर वापस नहीं आना चाहते, पढ़ लिख लेते हैं, बाहर में जॉब करते हैं, बाहर रह जाते हैं। मौका मिला तो इस टॉपिक को मैं लूंगा आगे। तो ये उनसे आइडिया कंपटीशन कराइए, उनकी सुनिए, उनको स्पेस दीजिए, उनको फील कराइए कि वो वैल्यूएबल है। और एक स्वॉट एनालिसिस बहुत सिंपल सा टूल है, इसके बारे में मैं आपके जितने ये प्रोफेशनल फोरम है, बट साथ साथ में काफी बिजनेसमैन भी सुन रहे हैं, तो आपके सारे प्रोफेशनल इस वर्ड को जानते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो हर बदले हुए परिस्थिति में आपको कर लेना चाहिए, और इसका ये मौका है। हर प्रोफेशनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कम्युनिटी के लोगों, सबसे पहले तो अपना खुद का करिए और बाद में कम्युनिटी के सारे बिजनेसमैन का सबका कराइए। स्वॉट एनालिसिस कराकर निकालिए कि अब उनके आगे के लिए क्या रोड मैप बनता है। अब देखिए, मैं कुछ बातें फैमिली के लिए कर लेता हूं कि आप में से काफी लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए और मेरे को बताइए। कुछ लोग ऑनलाइन आ सकते हैं, वॉइस में जवाब दे सकते हैं मेरे को, नहीं तो राइटिंग में दे सकते हैं। आप में से कोई जो एंकर है वो मेरे को फीड कर सकते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का। बताइए कि इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं। ये 1958 में छपी हुई एक न्यूज़पेपर की एक क्लिपिंग मैंने यहाँ पर लाके रखी। कोई कुछ बोलेंगे? अच्छा, मैं देखता हूँ यहाँ कुछ दिखता है क्या। Oh, self-driving car, correct. Unmanned car, very good, very good. चलिए चलिए, इतना टाइम नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके,
भाई साहब, आप लोगों ने एक चीज नहीं नोटिस की, ये कल्पना तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन इमेजिन करने वाले ने एक चीज वो भी नहीं देख पाया था। ये जो जिस प्रेम से, जिस सुकून से ये फैमिली गेम खेल रही है ना, वो क्या करेगी, ये करेगी। 1960 की फैमिली, 1980 की फैमिली, 2000 की फैमिली, 2020 की फैमिली, एलोन टुगेदर। क्या बढ़िया नाम है, एलोन टुगेदर, कि हम टुगेदर हैं लेकिन एलोन है। अभी कितनी टुगेदरनेस का मौका मिला अपने सबको, लेकिन हम लोग साथ रहे कि फिर भी एलोन रहे। सोचिए इसके बारे में कि कल्पना तो 1958 में उसने ठीक ही की थी ड्राइवरलेस कार की, कि पीछे में आराम से फिर गेम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी आपकी तो बात छोड़ी, अभी बच्चों की यह हालत है। ये जो हम आदमी है ना, ये एज ए स्पेसीज, एज ए एंटिटी, एज ए जीव, बड़ा खतरनाक है। आप लोगों को नहीं लगता है, जो आप में से काफी सीनियर लोग भी सुन रहे होंगे अभी, कि एक टाइम था, एक बिल भरना है फोन का तो एक काम होता था, बैंक में चेक जमा करना है, बैंक से पैसा उठाना है, मतलब हर चीज, बिजली का बिल जमा करना है, गवर्नमेंट को टैक्स देने में भी बहुत बड़ा काम था, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, जाना है, आना है, लाइन लगानी है, हर चीज एक समस्या थी। वो सब तो बचने लगा है, तो टाइम कहाँ जा रही है, सब कुछ तो मतलब कितनी समय की बचत हो रही है, हर चीज की स्पीड कितनी बढ़ गई है। हर आदमी फ्लाइट से जाता है, फ्लाइट से आता है। पहले एक राजस्थान जाना रहता था कलकत्ता से तो कितने दिन का एक एजेंडा बनता था, 3 जगह गाड़ी चेंज करते थे, कितनी फैसिलिटी बढ़ गई है। समय कहाँ जा रहा है, इतना कुछ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतना कुछ लेके आ रही है, बट वेयर द टाइम इज गोइंग, जिससे पूछो बिजी है। ये मैं अभी बॉम्बे था, मैं बॉम्बे मेरा सेकेंड होम है वर्चुअली, और मेरा छोटा लड़का वहीं रहता है, मैं भी जाता रहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं वहाँ शिफ्ट भी कर जाऊँ। तो बॉम्बे में अभी मैंने ऑब्जर्व किया, पहले मैं 6 साल वहाँ रहा हूँ भी, सलील भाई वगैरह अच्छे से जानते हैं। बॉम्बे में जब मैं अभी रहा तो 15 दिन मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, आदत भी है कुछ चीज़ों को एक अलग नज़र से देखने का, एक शौक भी है। मैंने देखा कि लाइफ कैसी हो गई है, तो मैंने कल्पना की कि अभी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं, और एक टारगेट लिया जा रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोलकर। एक गहरी बात कर रहा हूं आपसे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दुनिया कैसी होगी, बॉम्बे शहर कैसा होगा। मैं कल्पना करने लगा कि गाड़ियां डबल हो जाएंगी, ये घर डबल हो जाएंगे, ये सब कुछ डबल हो जाएगा, रहने के लायक नहीं रहेगा। कितनी बड़ी एक तकलीफ है वहां पर रहने वाले एक मिडिल क्लास आदमी की और एक लो लेवल आदमी की। 4 घंटा जाने का, 4 घंटा आने का, जाम में फंस जाने का, बारिश में जो हालत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कब कोलैप्स कर जाता है। ये जो घटना घटी है ना, ये जो डिसरप्शन वाली अभी, इसने ह्यूमन बीइंग का जो पूरा फोकस जो मेटेरियलिस्टिक हो गया था ना, खाली पैसे के ऊपर चला गया था। अभी ये मौका मिल रहा है कि हम लोग परिवार, घर, सबके बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। ह्यूमन बीइंग जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि भैया सब कुछ छोड़ दो। मेरे एक जीजा जी हैं, बॉम्बे रहते हैं, बहुत ही डीप थिंकर है। उन्होंने एक डायलॉग बोली, उनकी परमिशन से आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उनका काम अभी भी चल रहा है, उसकी सोच, उसको रिसर्च करते हैं, सोच लेते हैं तो उसके बारे में बड़े गहरे से सोचते हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली है, पर उसमें सारा सार छुपा हुआ है। उन्होंने बोला कि राजेश, सवाल अब स्वाद का नहीं है, सवाल अब भूख का है। मतलब स्वाद में सारी जो फ्रिल्स है, बाकी सारी बातें चली गई है उसमें। अब सर्वाइवल का सवाल है, कि सवाल अब स्वाद का नहीं है, सवाल अब भूख का है। फंडामेंटल चीज तो अभी भूख है, जहां भी दिख रही है पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं अभी 2-3 दिन पहले बड़ा सुंदर वीडियो आया था, मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता, कि बच्ची कैसे कोना कोना से निकाल के कोई चीज को खा रही है। पहले उसके मम्मी पापा परेशान रहते थे उसको खिलाने। आप में से काफी लोग जो ज्वाइंट फैमिली से आते हैं, पूरा 10-20-25-30 साल पहले, जहां पर एक लौना बोलते थे हम लोग राजस्थान में, या मैं झुमरी तिलिया का रहने वाला हूँ, वहां पर किसी के यहाँ से आ जाता था तो बांट कर जो लड्डू खाने का मजा आता था, अरे वो क्या हो गया है। हम लोगों ने साधन खाली बढ़ा दिए है। समय के साथ क्या हुआ, मजेदार बात सुनिए। मैंने पूछा ना समय कहाँ गया, अब आपको बताता हूँ समय कहाँ गया। पहले एक कपड़े को 3 दिन पहनते थे, वॉशिंग मशीन आ गई तो एक दिन में 3 कपड़े बदलने लगे।
पहले हर आदमी का वर्क प्लेस आसपास हुआ करता था, गाड़ी आ गई तो 50 किलोमीटर दूर ऑफिस लेने लगे, वहां फैक्ट्री करने लगे। हम बहुत होशियार हैं, हम काम पैदा करने के मास्टर हैं। मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और इसके बाद बचा खुचा जो रहा वो फिर सोशल मीडिया ने ले लिया, तो अब हम लोग बस उसमें उलझे रहते हैं, तो समय वहां जाता है। कोई भी आदमी, मेरा एक वीडियो अभी मेरा आप में से कई लोगों ने देखा होगा, मैं कौन हूं बोलकर मैंने रिलीज किया है, या लक्ष्मण रेखा के ऊपर मेरा एक प्रोग्राम है, कभी मौका मिला नहीं तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे फेसबुक पेज वगैरह पे आपको मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखिए और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि 22 तारीख को जिस दिन ये जनता कर्फ्यू लगा था, मेरे मन में ये लक्ष्मण रेखा का विचार आया था और मैंने बहुत एक सुंदर सोच बनाकर उसको प्रस्तुत किया था अपने लाइव के फर्स्ट टॉक शो में। मैं स्पीकर हूं लेकिन मैंने कभी इस एरिया में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मेरा फर्स्ट वो टॉक शो था। और 24 तारीख को मोदी जी ने उस लक्ष्मण रेखा शब्द को इसके साथ जोड़ दिया। तो कई लोगों ने मेरे को मजाक भी किया कि आपसे मोदी जी की बात हुई थी क्या, जोक से पार्ट वो एक अलग बात है, लेकिन उस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सली जी, और आप लोग जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप शेयर कर लीजिए उसकी लिंक को अपने वेबसाइट के ऊपर में। जो भी करना हो कल मेरे से बात कर लीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस प्रोग्राम को देखने के बाद आप बोलेंगे कि आपने शायद लाइफ में बहुत ही जबरदस्त कोई प्रोग्राम देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय एक परिवार के लिए सामने आके खड़ा हो गया है कि मशीनें परफेक्ट होती जा रही हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स इम्परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को, जो लेडीज भी होंगी, मैं दावा करता हूं बड़े बुजुर्ग भी होंगे, मैं सबको आपको मशीन लर्निंग का अर्थ अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है। सपोज एक कंपनी है जो आजकल रोबोट को तो आप समझ ही रहे हैं कि रोबोट जो है वो काम कर देते हैं कई तरह के। तो सपोज एक कंपनी है जो घर के काम करने वाले नौकर के जैसा रोबोट बनाती है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, पहले जितनी मशीनें बनती थी ना, वो आदमी की नॉलेज की लिमिट से बंधी हुई थी। जो आदमी जानता था उतना प्रोग्राम करके उसके अंदर डाल देता था और उतने सारे काम वो मशीन कर लेती थी। अब जो मशीनें बन रही है ना, उनमें खुद में सीखने की क्षमता के साथ डाला जाता है कि वो ऑब्जर्व करती हैं, उनमें मैकेनिकल फंक्शन डाल दिया जाता है। मैं उदाहरण से बहुत क्लियर करूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी ने जो रोबोट बनाती है नौकर वाला, 5000 रोबोट उसने बनाए और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। उसके 5000 अलग अलग वैरायटी के घरों में चले गए। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हिंदू भी अलग अलग वैरायटी के हिंदू है। एक साड़ी है वो 500 तरह की तो साड़ी होती है। कोई बुर्का वाला है, कोई पादरी है तो उसके वो अलग उसकी ड्रेस होती है। कोई ट्राइबल्स है उनकी अलग ड्रेस होती है। तो सबकी ड्रेसेस सबका, तो वो जो एक रोबोट है वो गया, उसके मैकेनिकल फंक्शन पूरे परफेक्ट है, मैन्युवरेबिलिटी है, वो घुमा सकता है, फिरा सकता है, उठा सकता है, स्ट्रेंथ का सब कुछ है। लेकिन वो आयरन करना कैसे उसको सिखाना पड़ता है। पहले जो घर की लेडी है ना, वो ऐसे ऐसे करके करेगी और वो देखता रहता है। देखने के बाद में उसको ये प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो सीख सकता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये कपड़ा है तो इसको ऐसे आयरन करना है, ये कपड़ा है तो उसको ऐसे आयरन करना है। तो उसने एक घर में एक पर्टिकुलर अपने मारवाड़ी के घर के जाके उसने कपड़े के सपोज आयरन करना सीख लिया। फिर उसी तरह से उसने पंजाबी के घर का सीख लिया, किसी और का सीख लिया। तो वो रोबोट ने नहीं, दूसरे रोबोट ने सीखा। और ये सब जो है डिजिटली एक सेंट्रल सर्वर से प्लग्ड है। तो इनकी नॉलेज जो है वहां पुल कर दी गई, बैकअप के लिए वहां से चला गया। ये जो इन्होंने सीखा वो सारा का सारा वो सेंट्रल सर्वर के ऊपर में चला गया। और फिर उसके बाद में जैसे हम लोगों का इसका बैकअप आता है ना, क्या नाम है, आप में से मेरे को पिंग कर दीजिएगा, यहाँ मेरे को स्टॉप 10 मिनट पहले कर दीजिएगा। 15 मिनट का वो भी टाइम ले लीजिएगा क्वेश्चन आंसर का, और 10 मिनट पहले भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अकॉर्डिंगली उसको समाप्त कर लूंगा, ओके। तो वो जब बैकअप आएगा, जस्ट इमेजिन कि 1 महीने पहले वो कुछ नहीं जानता था, उसको खाली एक टेक्निक उसमें डाल दी गई थी सीखने की और उसको मैकेनिकली परफेक्ट बना के भेजा गया था। 1 महीने बाद ये 5000 रोबोट का कलेक्टिव नॉलेज बैकअप होके इसके पास आ जाएगा। अब उसके पास कोई तरह का कपड़ा रख दीजिए, वो उसको बढ़िया से आयरन करके ला देगा। अब कल्पना करिए ये रोबोट, इसके ऊपर लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इससे आप जितना शिफ्ट भी काम करा लीजिए, इस पे मिनिमम वेजेज नहीं चलता है, ये इमोशनल नहीं है, इसको गुस्सा नहीं आता है कि नाराज हो गया तो परफॉर्मेंस खराब कर लेगा, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये कांस्टेंट बिना थके हुए काम करता रहता है। एक तरफ तो हम इसको क्रिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ह्यूमन बीइंग हैं जो खो गए हैं दूसरी दुनिया में, जहां हमारा फोकस डाइल्यूट होता चला जा रहा है। हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं लाइक एनीथिंग। हम दिन भर, आज एक ऑफिस में चले जाइए तो एक आदमी कितने देर तक काम करता है,
वो मुश्किल से कोई बॉस नहीं देखने वाला हो तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? उस तरह के मैकेनिकल इस दुनिया के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वाली दुनिया के सामने में मैक्सिमम काम जो है ना, सिर्फ इमोशनल वर्क जो है, जैसे नर्स का काम है, माँ का काम है, ये वैल्यूएबल हो जाएंगे। ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एरियाज हैं। सॉफ्टवेयर साइड जो ह्यूमन बीइंग की है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और रैशनल साइड में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, इन सब की जो है जॉब्स जो है ये बहुत थ्रेटेंड होने वाली है। ओके, तो ये मशीन लर्निंग और ये उनकी नॉलेज एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। आइंस्टाइन का बेटा भी जब पैदा होगा ना, उसको ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। उसको कोई हेड मूवर एडवांटेज नहीं मिलने वाला है जो एक रोबोट को मिल जाता है। हर बार एक अपग्रेडेड वर्जन ही आने वाला है रोबोट का। चलिए, तो ये एक दुनिया है। तो कैसे चैलेंजेस हैं? फोकस एंड डेप्थ की कमी हो जाएगी। रियल लाइफ अनुभव, एक दूसरे मिलने का, हम लोग मोबाइल में इतने खो गए हैं। मैं बोला करता हूँ कि सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन होता है रिलेशनशिप का, लव का, रिस्पेक्ट का, वो लिसनिंग से होता है। जब हम अटेंटिव लिसनिंग किसी को देते हैं, जब किसी की बात हम आधे समय तो सुनते हैं इसलिए कि जवाब दे सके, पूरी बात सुने बिना एजम्पशन करके तो रिटेलिएट करने के लिए हम लोग सुनते हैं, और ऊपर से सुनते भी नहीं, हाँ हूँ करते रहते हैं, आर्टिफिशियली ब्लैंक आइज के साथ देखते रहते हैं टुकुर टुकुर, और सुनता कोई नहीं है। तो एक अनुभव को, रियल लाइफ को देने के लिए, सुनने के लिए, सुनने की क्षमता बढ़ाएं। अभी मौका बहुत मिला है। थोड़ा सा मैं आगे में एक चीज बोलने वाला हूँ, उससे आपको मैसेज मिलेगा। कंट्रोल, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करिए, सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा कर लीजिए। टिकटॉक के, ये व्हाट्सएप के कारण सारी दुनिया की सारी खबरों के ऊपर हम माथा लगाते रहते हैं। अरे उनको छोड़ दीजिए ना। आप, मैंने बोला ना, आपकी जो अपनी समस्या है उस पर ध्यान दीजिए। जहां तक समस्या का बात है, जानने के लिए थोड़ा बहुत एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उतना सा जान लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी ज्ञान बांटने का, ज्ञान उसकी चिंता छोड़ दीजिए। इंफॉर्मेशन की उल्टी मत करिए, विजडम को पचाने की ताकत को बढ़ाइए, और सक्सेस को, सफलता को कैसे बचा सकें, क्योंकि फैमिली बिजनेस वाले हैं आप मेक वेल्थ गेम में नहीं हैं, आप प्रिजर्व वेल्थ गेम में हैं। आपको बचाना है। आप एक चोटी को जो आपने हासिल कर लिया है, जो ऐसा सोचकर आदमी खुश नहीं रह पाता है कि क्या हुआ, मैंने जीरो से शुरू किया था। ऐसा नहीं होता है। जो भी हाईएस्ट पॉइंट आपने अचीव कर लिया है, नेक्स्ट डे के लिए वो आपका जीरो लेवल बन जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी सफलता को कैसे बचा के रखें। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, माइंडसेट तो ऐसा रहना चाहिए ना, और अपने आप को रिलेवेंट बना के रखें। इसमें कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपने तलवारबाजी की थी अभी तक, और अब तलवारबाजी के बहुत माहिर हो, लेकिन तलवार चलाने में आप दिन भर प्रैक्टिस भी करते रहते, लेकिन बाहर की दुनिया तो गन चलाने लगी है, तो आपकी तलवार क्या काम आएगी? हिंदुस्तान की इतिहास यही है। पहले इंडियन किंग जो हाथी पे चला करते थे, अरब जो आए वो घोड़े पे आए, उन्होंने हाथी वालों को हरा दिया। फिर अंग्रेज जो आए वो बंदूक पे आए, उन्होंने घोड़े वाले को हरा दिया। फिर बाद में मास मूवमेंट जो हुआ, गांधी जी लेके आए रोड के ऊपर, हुए पावर, पीपुल पावर के सामने में आया। तो हर चीज इरिलेवेंट होती चली जाती है। तो रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो मैंने एजम्पशन चेक करने की बात बोली, इन सब में ये बातें घुसी हुई है। और रिमेनिंग एम्प्लॉयड और कंस्ट्रक्टिवली एंगेज्ड, ये सीनियर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के बारे में मैं बोल चुका हूँ। सोशल हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये जो फिलेंथ्रोपी वर्क है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि इतने लोग चले गए हैं गांव में, और लोगों को, सरकार को पैसा बांटना पड़ रहा है। जिस ढंग से टेक्नोलॉजी हावी होती चली जाएगी, बहुत, देखिए टेक्नोलॉजी जॉब नहीं क्रिएट करती है, लेकिन डिफरेंस को समझिए। एक ट्रक ड्राइवर की जॉब चली जाती है और रोबोट मैकेनिक की जॉब बनती है। वो हाई लेवल की जॉब होती है। वो नंबर ऑफ, जो एक बल्क खत्म होता है और टुकड़े टुकड़े में जॉब क्रिएट होती है, और वो इंस्टेंटेनियस नहीं होती है। जिस समय ये जॉब खत्म होती है, साथ साथ दूसरी जॉब नहीं क्रिएट होती है, तो बीच में बहुत बड़ा टर्मोइल आता है। तो सोशल डिसहार्मनी क्रिएट होने वाली है, रिवॉल्यूशंस होने वाले हैं। अगर हम लोग एम्पैथी को नहीं बचा कर रखेंगे, अपनी संवेदना को नहीं बचा कर रखेंगे, तो ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा। मैंने अभी हाल में एक न्यूज सुनी थी कि अमेरिका में इस कोविड के बाद में जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो गन खरीद रहे हैं। तो आप में मजाक कर सकते हैं कि यार कोविड से लड़ने के लिए गन की क्या दरकार है। उनको अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट फील हो रहा है, उनको दिख रहा है कि सोशल डिसहार्मनी हो सकती है। और अपने जैन लोग तो इस चीज में काफी करना चाहते हैं। आज भी काफी बड़ा काम चल रहा है, जीतो के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, बीजेएस के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तेरापन समाज के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। सबके प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ढंग से जो कुछ कर सकते हैं करने की चेष्टा कर ही रहे हैं। और इसको बचा के रखना पड़ेगा, इस संवेदना को बचा के रखना पड़ेगा। और पावर बैलेंस जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कुछ लोगों के हाथ में पावर चला जाएगा, गवर्नमेंट का काम है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड प्राइवेसी, ये सब खतरे में है, क्योंकि हम लोग सब मैनिपुलेट हो रहे हैं। अपनी विवेक को अगर हम बचा के रखेंगे ना, मैं हमेशा बोला करता हूं कि अगर आपका
स्वयंवर में क्या है, अगर कोई आदमी लव अफेयर में पड़ गया उसके लिए स्वयंवर यूजलेस है, उसको तो उसी के गले में जाके माला डालनी है जो जिसके प्रति उसका माइंड फिक्स हो गया है। पोलराइजेशन क्या करता है, जब आपके किसी के प्रति डेडिकेशन हो जाती है तो आप पीछे। मैं एक बार यहाँ पर एक इलेक्शन हो रहा था, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एक डायलॉग मैंने सुना था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बोला अच्छा ये तो अपना आदमी है, ये तो अपना सपोर्टर है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये तो अपोनेंट है, ये तो उन्हीं को वोट देगा, उसको भी छोड़ दो। ये राजेश जी जो है ना, ये ढोलूलिया है, इनका भरोसा नहीं है, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। भाई साहब, पूरा इलेक्शन प्रोसेस उसी के पीछे चलता है, उसी को अपील करने में चलता है जो ढोलूलिया है। तो आप खुली किताब मत बनिए, ऐसे डेटा मत बन जाइए। पूरा अगर अपने में से जो लोग कैम्ब्रिज एनालिटिका जिन्होंने कंपनी के बारे में मूवी देखी है और जाना है, वो समझ जाएंगे पूरा वर्क उस आदमी के ऊपर चलता है जो अपने विवेक को बचाकर चलता है, सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लेता है। इसको बचाकर चलिए, मजबूत सरकार को सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी वगैरह सब होना चाहिए, अंधे मत बनिए, अंधे बिल्कुल मत बनिए और टेकन फॉर ग्रांटेड मत होइए, डेटा पॉइंट बन के मत रह जाइए। चलिए, होप, पीस एंड हैप्पीनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाले हैं। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? सफलता का मतलब रादर ये होता है कि आप हैप्पी है तो सफल है। आप अगर हैप्पी नहीं है तो कितने भी सफल है उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मूल तो हैप्पीनेस है। शायद मेरे को लगता है ये सब घटना घटने के बाद में होप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइफ इज ब्यूटीफुल बोल के एक मूवी है जिसमें एक कैरेक्टर को दिखाया गया है कि वो कंसंट्रेशन कैंप में है, नाजी में, और उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा है और वो जानता है कि एक दिन मेरे को मार दिया जाएगा, लेकिन वो अपने बच्चे को पॉजिटिव रखने के लिए उसको कैसे क्या क्या एफर्ट लेता है। जिस आदमी में होप होता है, दुनिया के सारे सॉल्यूशन होप रखने वाले आदमी लेके आते हैं। निगेटिव वाले संक हो जाते हैं, उनका नीजक रिएक्शन होता है, वो दलदल में घुस जाते हैं। वो निगेटिविटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया को नए इन्वेंशन करने के लिए, किसी नई चीज के इजाद करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का फायदा रखने के लिए होप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी होप को मत खोइए। आगे भी 80% टाइम आपकी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट जाने वाली है, 20% टाइम को जरूर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को नजर में रख के निकालिए। चलिए, अदर चैलेंजेस फैमिलीज के लिए क्या है? मल्टीपल एक्टिव जनरेशन क्या होने वाला है कि जो उम्र बढ़ने वाली है लोगों की, मेडिकल साइंस जितना एडवांस होता चला जा रहा है, तो 2 जनरेशन, 3 जनरेशन से 4 जनरेशन, 5 जनरेशन तक बड़ी हेल्थी कंडीशन में रहने वाली है। ये बहुत बड़ा चैलेंज फैमिली बिजनेस के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग एक चीज है, आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, लिविंग माने धरती से जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रिटायरमेंट या अपने रोल को छोड़ देना। इसके बारे में भी गणपत जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं 55 साल का 53 साल का हो गया हूँ, मैंने अपने बेटे को देना चालू कर दिया। आप उसको प्लान करिए, एक ट्रांजिशन होता है, बैटन जो है एक बार में पास नहीं होता। ये रनर अगर दौड़ कर आ रहा है तो दूसरा रनर उसके साथ साथ कुछ देर दौड़ता है, उसके बाद वो आगे निकल जाता है, ये पीछे रह जाता है। तो ये प्रोसेस को करिए, तब बहुत अच्छा रहेगा। आपके यंगस्टर भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मैरिजेस को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया, ईगो बहुत बढ़ गया है, पीयर प्रेशर बढ़ गया है। मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे खास कराना चाहता हूँ, डायलेक्टिंग कंपेनियनशिप हो गई है, साथ रहने का मजा ही नहीं लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात हो गई है, साथ क्या रहते हैं, जब हम दोनों मोबाइल लेके बैठे हुए हैं तो मैं अपने दोस्त को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, अपने हस्बैंड की बजाय अपने हस्बैंड अपने दोस्त को दे रहा है, अपनी वाइफ के बजाय। अरे साथ में जोक सुनकर हंसते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो सब अपना अपना जोक पे हंस रहे हैं तो क्या मतलब है? फिर वो टुगेदरनेस का क्या मतलब है? हमने तो वो क्रिएट कर लिया, टीवी सीरियल देख रहे हैं पूरी फैमिली साथ में, और उसको हम लोग फैमिली टुगेदरनेस बोलते हैं। हम एक दूसरे के साथ है कहाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो गई है, जो डिजिटल ट्रेल के कारण हो गई, वो लिंगरिंग पास्ट। आज फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मेरे बचपन में मेरे साथ पढ़ी हुई कोई लड़की मेरे को खोजते खोजते आ जाती है, मेरी वाइफ के साथ पढ़ा हुआ कोई लड़का खोजते खोजते पहुंच जाता है। कहाँ उनके कोई टाइम पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहे होंगे? हम लोग सब एक एक फेज से गुजरे हुए लोग हैं, और वो चीज वापस रिवाइव मेरी वाइफ से नहीं बनती, उसका उसके हस्बैंड से नहीं बनता है। 35 साल की उम्र है, 40 है, वो सॉफ्ट कॉर्नर को देख के पोक करता रहता है और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये सब चीजों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को, तब परिवार बच पाएंगे। और खासकर जो टीनेजर्स हैं, उनको ये अपना सोशल मीडिया बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जैसे ही कोई सगाई पताई की बात चलती है ना, लोग धमाधम जाके ये इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। डिजिटल ट्रेल कभी खत्म नहीं होता है, वो चीजें कहीं भी आपने अपने टाइमलाइन से हटा दिया है, लेकिन मैं आपको सर्च करके निकाल लूंगा, किसी और ने आपकी उस पोस्ट को सेव कर लिया तो वहां पर आप नजर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ये विषय के बारे में मैंने जो लक्ष्मण रेखा वाली के बारे में उसमें काफी कुछ बोला है। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर मैं आगे भी बोलने वाला हूँ कि हम लोग कोई कठपुतलियां नहीं पैदा करें, बना के रखें उनको इंडिपेंडेंस दे, सोचने की विवेक को पैदा करें। बच्चे छोटे उम्र में बड़े बनते जा रहे हैं, एडल्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनके हाथ में उस्तरा दे दिया है, एक ऐसी चीज दे दी है। और सेल्फी की डिजीज में क्या हो जाता है? आदमी इगोइस्ट हो जाता है,
आप देखिए उसके बाद में उसको हर जगह सिर्फ अपनी दिन भर लोग मुंह बना के, ऐसा मुंह बना के, वैसा मुंह बना के, वो एकदम सेल्फ कंसेंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता। पहले क्या होता था, एक रील होती थी जिसमें एक लिमिटेड फोटोग्राफ होते थे, तो उसमें हम लोग चेष्टा क्या करते थे कि एक फोटोग्राफ में कितने मैक्सिमम आदमी को घुसा ले, भाई क्या करेंगे। तो नेचुरली वो कम्युनिटी फीलिंग तो कॉस्ट के कारण आ जाती थी। आप लोग मेरे को बोल दीजिएगा, हाँ 5-10 मिनट पहले। तो वो राजेश जी क्वेश्चंस अब लेना शुरू करेंगे, आप 5-7 मिनट में इसको। हाँ, मैंने इसीलिए आपको बोल दिया था। तो चलिए मैं फटाफट में, तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। मैं कुछ चीजों को छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक दूसरी टॉक शेयर कर लूंगा जिसमें जो बातें यहाँ आज मैंने यहाँ पर कुछ नई बातें जान करके ली थी, ताकि अगर जो बातें यहाँ छूट जाएगी उसको आपको उसमें सुनने को मिल जाएगा। तो मैं एक दूसरी लिंक दे दूंगा, उसमें से आप देख पाएंगे। तो इसको छोड़िए, ये एक जरूरी एक अच्छी है जो कि 2 जनरेशन जब काम करती हैं, तो एक में यंग जनरेशन में जोश है, सीनियर जनरेशन में एक्सपीरियंस है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मुनीम जी बोलकर मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी थी जिसमें क्राइसिस आ जाती है, तो वो एक बूढ़े मुनीम को बुलाता है और कैसे वो रुक्का का पेमेंट ड्यू और कांपते हाथ से, पुराने लोग जो होंगे जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, वो रुक्के को गिरा देता है, अंगीठी में जला देता है और 3-4 दिन की टाइम बाई कर लेता है। क्राइसिस मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा, अभी क्राइसिस की टाइम है, अनुभव बहुत काम की चीज होती है। प्रोग्रेस के लिए, टेक्नोलॉजी जानने के लिए, आगे जो आने वाली अपॉर्चुनिटी आने उसके लिए यंगस्टर बहुत अच्छे होते हैं। और बड़ी सुंदर जोश मलिहाबादी की एक शायरी है, कारोबारे जहां संवरते हैं, कारोबार तो जानते हैं बिजनेस, दुनिया कारोबारे जहां, दुनिया के कारोबार संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है, जब एक्सपीरियंस यूथ से मिलता है, वहां पर बिजनेस ग्रो करता है। दोनों के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, इसके बारे में अगर मौका मिलेगा तो बात कर लेंगे। तो अब यंगस्टर को अट्रैक्ट कैसे करें, तो खुश नजर आइए। आप दिन भर दुखी रहेंगे तो बच्चा देखता है कि पापा नाराज है, ज्वाइंट फैमिली में चाचा जी से लड़ाई कर लिया, आके आ रहा है, दुखी होकर चला जाता है। आप खुश नहीं नजर आएंगे, आपका बच्चा आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। क्रिएट पोजीशन, उसके लिए जगह बनाकर रखिए। आपने उसको पढ़ने भेजा है, एमबीए करने के लिए, मार्केटिंग में आता है तो प्रोडक्शन पकड़ा देते हैं। अरे भाई साहब, उसको पहले से डिस्कस कर लीजिए और उस पोजीशन को एडवांस में क्रिएट करके चलिए। आने से नई थिंकिंग, नए मेथड, उसको बोलिए आवर बिजनेस 3 years डाउन द लाइन, उसको आते के साथ प्रोजेक्ट दे दीजिए कि चलो तुम अपनी विजुअलाइज करो, अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए कुछ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम बना के दो। बी प्रिपेयर्ड। एक बड़ी छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। कि एक मेरा दोस्त था, उसका एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट चलता अच्छा था। कई बार उसको बोला यार तू इसको वो करवा ले ना, रिनोवेट करवा ले, क्या तू ये पुराना सा इसको रखा हुआ है। ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था। तो एक दिन मैंने अचानक देखा कि चकाचक हो गया। मैंने बोला बात क्या भाई? तो उसने बोला यार क्या करूं, बच्चा जो है ना पढ़ने के लिए गया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब मैं इसको अगर ठीक से नहीं रखूंगा तो अगर मैंने इसको इस ढंग से बना दिया तो वो कंसीडर तो करेगा ना आने के लिए, नहीं तो फिर वो आने के लिए कंसीडर ही नहीं करता। तो ये एक अप्रोच होना पड़ेगा ना कि जब यंगस्टर आ रहे हैं उनको काम करने का तरीका अलग है, उनको पॉकेट मनी रेम्युनरेशन फिक्स कर दीजिए। वो अरे सब तो तुम्हारा ही है ना, ऐसे नहीं चलता है। उनको महीना के महीना पॉकेट मनी देना और उनका महीना का महीना रेम्युनरेशन देना, इसका सिस्टम डाल दीजिए। वर्किंग आवर का सिस्टम कर दीजिए, वेकेशन का, छुट्टी पे जाने का सिस्टम कर दीजिए और अपने दायरे को बढ़ा लीजिए, सामाजिकता में इन्वॉल्व हो जाइए, ये अच्छा रहेगा। चलिए कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। बड़ी सुंदर एक कोटेशन है कि मैं स्केट वहां करता हूं जहां ये पक मेरी बॉल होने वाली है। मतलब पहले हम लोग बचपन में फुटबॉल खेलते थे तो अपने कली को देखते थे, वो जहां है वहां बॉल फेंकते थे। आजकल बहुत एग्रेसिव हो गया, एंटीसिपेशन से चलता है कि जहां उधर फेंको और वहां पर वो पहुंच जाता है। वो एक ब्लैंक स्पेस रहता है, लेकिन उन लोग एक दूसरे से प्रैक्टिस करके उसको महारत हासिल किए हुए हैं। तो वो बोलता है मैं वहां जाता हूँ जहां पर अपॉर्चुनिटी है, मैं बैठा नहीं रहता हूँ अपॉर्चुनिटी के इंतजार में। वो बोला जाता है ना, जो गाय चरती है वो वहां चली जाती है जहाँ घास है। और अपने मारवाड़ियों के, अपने जैनियों के, इनकी तो रग रग में, हम लोग तो ऐसे भी घूमने वाले लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी में चले जाएंगे। कुछ मैं अपॉर्चुनिटी की बात भी कर लूं। मैंने बताया आपको कि स्ट्रेंजर्स वर्ड को याद रखिए कि लोगों को स्ट्रेंजर्स से प्रॉब्लम होने वाली है। ये लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है। अनटच टच जहां पर है उससे प्रॉब्लम है, कोई हैंडल को नहीं छूना चाहते हैं। कितने तरह के बिजनेस आएंगे कि भाई पाँव से कैसे गेट खोला जा सकता है, खाना कैसे सर्व किया जाए रेस्टोरेंट में कि कम से कम छू किया है, कुकिंग में कैसे किया जाए, कुकिंग में ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। लोग बोलेंगे भैया मैं अपने हाथ से देखना चाहता हूँ मेरा खाना कैसे बनाया जा रहा है, तो रेस्टोरेंट में शायद वैसे कुछ आ जाए। क्राउड के बारे में तो पूरा एकदम ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। सिनेमा हॉल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, उनमें हाइजीन, हेल्थ, वेज, वीगन फूड की, अपने जैनियों की तो अभी वाहवाही है सारी दुनिया में, कितने सारी आर्टिकल आ चुकी है, आप पढ़ चुके हो। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन कैप्चर हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जा रही है। सो प्लीज वहां से देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ये एक सही समय है अपने कल्चर चेक करने का। मैं बता चुका हूँ, बहुत सी पुरानी चीजों को छोड़ देने का, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा बैगेज को ऑफलोड करने का।
जो हम खुद अपनी मर्जी से नहीं छोड़ पा रहे थे। घर में आग लग गई थी, ये रख लिया गया, ये रख रखे हैं, लगा अरे यार आग लग गई है, क्या लेके भागे, कुछ को ले जाने का मौका नहीं मिला, बाहर चले गए, फिर एक शांति की सांस ली, यार चलो सब पुराना छूट गया। मैं ये नहीं बोलता, मूल्यों को बचा कर रखना है, पुराने में मूल्यों को बचा कर रखना है, बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है। बड़े परिवर्तन आप ला सकते हैं। अभी जो भी आपको अदरवाइज बोदर कर रहे थे, लोगों की रिसेप्टिविटी नहीं थी, आपके एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। बिजनेस को फ्रॉम इन इट लिप्त होकर जो कर रहे थे, हम बिजनेस के अंदर से एक छोटे से दायरे से बिजनेस को देख रहे थे, अभी हमको ओवरव्यू का मौका मिला है, तो उसका फायदा, क्योंकि अभी दूर रह के ऐसे भी काम कर रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग कर लीजिए, आपके बहुत से स्टाफ थे जिनको आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे या चाहते थे कि वो किसी को ट्रेनिंग दे दे, अभी ऐसे भी आपको ये जो रिस्क मैनेजमेंट फॉर कोविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरे की फंक्शंस में हर 2 टीम बना लीजिए कि एक टीम को किसी कारण से कोविड अगर पकड़ ले तो दूसरी टीम उसको रिप्लेस कर पाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं फैमिली सक्सेशन प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट सक्सेशन प्लानिंग का बहुत अच्छा मौका है। और लास्ट में इससे खत्म करूंगा, मेरा एक फर्म बिलीफ है कि परिवर्तन दिमाग में लाना, लोगों की हैबिट बदलना बड़ा मुश्किल काम है, कल्चर को बदलना बड़ा मुश्किल काम है, फॉर्मेट बदल लीजिए। अभी खाली बैठे हुए हैं ना, जो भी आपके MIS रिपोर्टिंग फॉर्मेट है ना, नए दौर में नई ढंग से दूर रह के काम करते हुए आपके फॉर्मेट्स में क्या क्या चेंज आने की दरकार पड़ेगी, सिर्फ एक वर्ड याद रखिएगा मेरा, और फीस हो तो भेज दीजिएगा, नहीं तो सलील जी को बोल दूंगा, फॉर्मेट बदल लीजिए, आपकी कंपनी का कल्चर बदल जाएगा। चलिए लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड ही है, बहुत सुंदर एक कहानी है। एक बच्ची है, क्रिश्चियन घर की बच्ची है, हर संडे चर्च जाने का एक रिवाज है और प्रेयर बोलते हैं। तो एक दिन वो अचानक देखती है कि सब कोई पैक कर रहे हैं, और वो चर्च जाते समय तो एक फॉर्मल ड्रेसिंग से जाते थे, और सब बहुत कैजुअल ड्रेस में, हाफ पैंट वगैरह में हैं, और स्विमिंग के हिसाब से सबकी ड्रेसेज हैं। तो वो पूछती है, अरे पापा आज हम लोग चर्च नहीं जाएंगे? तो बोला, नहीं आज नहीं, हम लोग बीच पे जाएंगे। अच्छा बीच पे जाएंगे क्या? तो फिर हम लोग प्रेयर कैसे करेंगे? हम लोग तो चर्च नहीं जाएंगे तो प्रेयर कैसे करेंगे? तो उसके पापा जवाब देते, बेटा प्रेयर तो कहीं भी कर सकते हैं ना। तो एक सेकंड बाद वो छोटी सी मासूम सी बच्ची पूछती है, पापा कर तो कहीं भी सकते हैं, पर करेंगे क्या? विल वी रियली डू इट? मतलब उसको ये समझ में आ रहा है कि ये बात बोली जा रही है कि क्या हम वाकई में करेंगे। कैरेक्टर का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, कैरेक्टर इज द एबिलिटी टू स्टिक टू अ डिसीजन लॉन्ग आफ्टर द इमोशन ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन हैज पास्ड। कि जिस इमोशन में हमने कोई डिसीजन लिया है, वो इमोशन चला जाए और फिर भी हम उस डिसीजन पे स्थिर रह पाए, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। आपने इतनी बातें सुनी, बहुत से रिजॉल्व लिए होंगे, आप उसके साथ स्टिक कर पाए। जैसे इस बच्ची ने बोला, क्या हम करेंगे क्या? करने के लिए रिजॉल्व लीजिए कि नहीं हम करेंगे, और उसके डिसिप्लिन क्रिएट करिए, वो आपको अगेन मिल जाएगा। मैं मटेरियल शेयर कर लूंगा। आई रियली विश कि आज हमारी कम्युनिटी ग्रो हो, हमारा समाज ग्रो हो। और अब आपके क्वेश्चन के लिए मैं रेडी हूँ। प्लीज you can go ahead with your question. Thank you very much. Thank you so much for being a patient audience. थैंक यू राजेश जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी कोटेचा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। निर्मल जी। थैंक यू राजेश जी, अच्छा लगा, काफी अच्छा आपका डेलिब्रेशन रहा। और थैंक यू। हम लोग तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम में पिछले 8 अप्रैल से हमारी ये जो सीरीज चल रही है, तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम की TPF स्पंदन, उसको हम जारी रखे हुए थे। और आज उसके 26 एपिसोड्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। और क्योंकि ये लॉकडाउन का द्वितीय चरण भी कंप्लीट हो रहा है, तो आज हमारा ये स्पंदन का जो प्रसारण है, या जो ये हमारी जो बात कर रहे हैं, वह आज हम उसको संपन्न कर रहे हैं। स्पंदन के 26 जो हमारे एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें हमने विभिन्न विषयों पर बात की। हमारे बहुत एक्सपर्ट्स जो इस हमारे सभी एपिसोड्स में आए, इस वेब सीरीज में आए, वेबिनार्स में आए, मैं सभी का साधुवाद देता हूं। और कुछ डाटा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारी जो TPF की प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी हमें काफी उपलब्धि इस लॉकडाउन में हुई। हमको करीब 62,000 से ज्यादा एंगेजमेंट्स फेसबुक पर, 2,12,000 से ज्यादा पोस्ट हमारी जो रीच हुई, फॉलोवर्स, नए फॉलोवर्स हमारे 3200 से ज्यादा। उसके बाद में यूट्यूब पर हमारे 4614 व्यूज हमारे आ चुके हैं। और इसमें शिखर स्वर के हमारे 13 एपिसोड्स हैं, स्पंदन के 26 एपिसोड्स हैं, और हमारा एक दो और सीरियल वेबिनार की जो सीरीज चल रही थी सक्षम, उसके हमारे 12 एपिसोड्स हैं। टोटल हम आज 51 एपिसोड, यानी हमारा ये 50वां एपिसोड है। अभी शाम को 51 एपिसोड हम हमारे इसकी कड़ी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और लॉकडाउन में तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम को जो सबका ये आशीर्वाद मिला है, स्नेह मिला है,
उसको मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जूम में हम करीब 12,000 लोगों ने हमें देखा है, हमसे जुड़े हैं। और जो हमारी टीम जो सीरीज वेबिनार की चल रही है, शिखर स्वर, स्पंदन और सक्षम, इनमें हमारी जो टीम काम कर रही थी, मैं उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनमें से कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिनमें हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सलील जी लोढ़ा, विजय जी चोपड़ा, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नवीन जी पारक, और हमारी जो टेक्निकल टीम है, जिसमें अभी आप श्रील से आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं बराबर, हर एपिसोड में श्रील तैयार रहता है। श्रील लूंकड़, पर्दे के पीछे जो हमारी सारी डिजाइनिंग का काम है भाई गणेश बेद, प्रचार प्रसार का जो काम है हमारे सह मंत्री अंकुर बोरदिया, और भी कई हमारे सभी हमारे पदाधिकारी, छवि बेंगाणी जयपुर से, और भी कई हमारे पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। और सभी की परिश्रम का ये फल है कि हमारी ये पूरे तीनों एपिसोड, तीनों जो हमारी वेबिनार सीरीज थी, कंप्लीट कर पाए हैं। पुनः सभी का बहुत बहुत साधुवाद, राजेश जी का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। और मैं कहना चाहूंगा शिखर स्वर जो हमारी एपिसोड है या वेबिनार की सीरीज है, वो आगे भी जारी रहेगी। इसकी सूचना सभी को बराबर आगे दे दी जाएगी। इसी तरह पुनः मैं आप सभी का आभार। ओम अरहम। थैंक यू निर्मल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलील लोढ़ा जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। सलील जी। जय हिंद राजेश जी साहब। जय हिंद सलील भाई। मेरा एक प्रश्न है आपसे, फैमिली बिजनेस के। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, और मेरा बेटा भी सीए फाइनल में ऑफिस ज्वाइन किया है। कभी कभी एक ऐसा लगता है दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप का बात आती है। कुछ काम ऐसे होते हैं वो मेरे से ज्यादा होशियार है, लेकिन जब कुछ बातें आती है तो मैं तो एक रिलेशन बेस्ड प्रैक्टिस करता हूँ, और आज के बच्चे वो रिलेशन को समझते नहीं है, वो वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जनरेशन गैप को कैसे मिटाया जा सके जिससे कि हम हमारा फैमिली बिजनेस को मैं आगे बढ़ा सकें? सलील जी, आपने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, बहुत ही गंभीर और बहुत एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन किया है, जो हर फैमिली को जिसके साथ डील करना पड़ता है। थोड़ा समय लूंगा, बहुत अच्छा विषय है। आपसे मैं पहले एक सवाल करता हूं, कुछ लोगों की माइक ऑन कर दें, 1 सेकंड में मैं पूछूंगा। बड़ों के पांव छूने चाहिए, ये मूल्य है या परंपरा है, वैल्यू है या प्रैक्टिस है? सलील जी आप ही बताएं। आप अनम्यूट। प्रैक्टिस तो है, लेकिन एक वैल्यू भी है जिससे कि आशीर्वाद मिलता है। एक जवाब दीजिए, मेरे को एक जवाब दीजिए, एक वर्ड में दीजिए, ठीक है? वैल्यू। हाँ। और कोई भी बोले? चलिए, इसमें अपने चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं काफी सारे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेंट्स को कि चैट बॉक्स में एवरीवन को सिलेक्ट करके फिर मैसेज करें तो हमारे स्पीकर तक मैसेजेस पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए, मैं अब आपसे मेरे ख्याल से नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, जिस वजह से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बीच में मैं एक स्लाइड आप लोगों को दिखा देता हूं आज के आने वाले प्रोग्राम की। राष्ट्रीय सह मंत्री आज शाम को 7 बजे होने वाले प्रोग्राम की स्लाइड है ये, जिसमें हम डिजिटल मीडिया। श्री विजय चोपड़ा, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हेलो। हाँ सुशील जी कुछ कह रहे थे क्या? मैं बोल रहा था
कि हमारी जो ये इतनी श्रृंखला पूरी हो चुकी है, जो उपस्थित संभागी है, सबको प्रेरणा मिली है और जो टीपीएफ के सदस्य नहीं बने हैं, वे अब इन वेबिनार्स और इनके द्वारा जो लाभ हो रहे हैं, उनको समझकर खुद तो सदस्य बने ही, अपने पारिवारिक जनों को, परिपार्श्व में रहने वाले सभी को भी प्रेरित करें कि वे भी टीपीएफ के सदस्य बन सकें। राजेश जी, हाँ नेटवर्क की शायद कुछ इश्यू आ गया था, आपकी आवाज हाँ नहीं कुछ आ आ रही। गया। नाउ आई एम फाइन। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि पांव छूना परंपरा है, बहुत इंपॉर्टेंट परंपरा है इंडिया की, लेकिन मूल वैल्यू बड़ों की इज्जत करना है। तो जब हम लोग उसको मेंटेन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है जो जनरेशन गैप की, ये इस जो भेद को नहीं कर पाने की, कि पांव मूल्य जो है वो शाश्वत है, उनको बचाकर चलना है। एक उदाहरण लेते हैं कि एक लेडीज भी होंगी, उनको इस बात से एक एडवांटेज मिल सकता है कि सपोज आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, और आपके घर में एक परंपरा है, घूंघट रखते हैं, तो दूसरे जनरेशन के यंगस्टर जो बहुएं अभी आ गई हैं, अब वो पीयर प्रेशर रहता है, दूसरों के यहाँ कोई घूंघट रखते हैं, कोई पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई सलवार सूट पहनते हैं, तो अब इनके बीच में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और वहीं पर झमेले खड़े होते हैं। अगर ये बात रहे कि भाई हमारे आपस के रिलेशन एकदम बहुत बेटी जैसे हैं, तो आप उन चीजों को गौन कर देंगे, रिस्पेक्ट को प्राइमरी कर देंगे, तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा झमेला जो ये सलील जी जो बोल रहे हैं जनरेशन गैप का, वो इसको लेकर ही होता है कि हम लोग जब ये बात दिमाग को स्थिर कर लें कि ये हमारे मतभेद किस कारण से है, ये हम लोग मूल्यों के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर जब परंपरा तो बदलने के लिए होती है ना भाई साहब। आपके माँ बाप भी बोला करते थे बेटा बिगड़ गया है, आप भी बोल लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फंडामेंटल नहीं बदलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये है मूल्य, इनको तो चलाते रहना है। और परंपरा के मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, थोड़ा एक्सेप्टेबल बन जाइए, उनकी पीयर प्रेशर को समझिए, उनकी दिक्कत को समझिए, और बच्चे भी अपने फादर के बारे में, अपने पेरेंट के बारे में ये समझे वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। अगर पापा ऐसा बोल रहे हैं तो उनका कोई एक्सपीरियंस रहा है, उनका कुछ अनुभव रहा है जिंदगी में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों की थोड़ी रिजिडिटी बढ़ जाती है, उसको एक्सेप्ट करें तो ये मिलजुल कर काम निकल जाएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन बताइए। थैंक यू। विनोद संचेती जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। विनोद जी। हाय राजेश। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, बहुत अच्छा लगा तुमको आज मोटिवेशन स्पीच देते हुए सुनकर। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आफ्टर ये जो लॉकडाउन के बाद, जो कोविड-19 के बाद जो परिस्थितियां आएगी, उसमें अपने माइंड सेट को किस तरह से सेट करें? आप अपनी हर पुरानी विचार के ऊपर में क्वेश्चन मार्क रखें, ठीक है। अकेले में परिवर्तन नहीं आता, बड़ा मुश्किल रहता है। एक कॉमन थिंक टैंक बना ले 2-4 लोगों का, क्योंकि देखिए रीअफर्मेशन की दरकार पड़ती है। आपको पुरानी आदतें इतनी जल्दी से नहीं जाती हैं, तो उसका एक मैकेनिज्म बना ले कि भाई दूसरे लोग भी इस बात को बोल रहे हैं तो ये बात ऐसी है। और जैसे भी तरीके से आप काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क तो लेके आप हो ही जाइए कि क्वेश्चन लेके चलेंगे। रीसेट वर्ड बहुत यूज किया जा रहा है, मैं उसको कितना बोलूं कि जैसे एक सिस्टम रीसेट होता है ना, आप फुल एक ओपन स्लेट की तरह बन जाइए कि एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह, कि एक बार जैसे आपकी पुरानी हर चीज मिटा दी गई। मैंने एजम्पशन के बारे में आपको टूल दे ही दिया है, अपने एजम्पशंस को चेक कर लीजिए और थोड़ा वक्त भी दीजिएगा। तुरंत मत रिएक्ट करिए, क्योंकि अभी किसी को ये पूरी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। मैं भी ये बात बोलने की अभी दावा नहीं कर सकता हूँ कि दुनिया कैसे होने वाली है। थोड़ा ओपन रह के, अपने जेनियो में है ये कैपेसिटी। 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की जो स्वादवाद वगैरह की जो बातें अपने सुने हुए हैं, कि हर आदमी एक आंशिक सत्य को ही जानता है। तो मैंने इसीलिए टीम बनाने की बात बोली कि मिलजुल कर हम लोग सत्य को बेहतर देख पाएंगे। जी थैंक यू। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ संजय कुमार जैन चौरड़िया जी का। वो लिख रहे हैं, पोस्ट कोविड सिचुएशन में, पोस्ट कोविड के चेंज सिनेरियो में नए बिजनेस के माइंडसेट को चेंज्ड एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करें, सक्सेस या फेलियर, माइंड बैलेंस, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने। उनका प्राइमरी क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कोविड सिनेरियो में बिजनेस में माइंडसेट कैसे करें, मतलब नए तरीके से काम करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। जो मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं एजम्पशन वगैरह की बातें, ठीक है। आप मैट्रिक्स वगैरह बनाइए
कि क्या चीज रिलेवेंट रह गई है, क्या नहीं रह गई है, कम एफर्ट में कहाँ ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, कहाँ ज्यादा एफर्ट लग के कम इम्पैक्ट आने वाला है, कहाँ कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट आने वाला है। आपको ये सारी चीजों, सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइंडसेट का जहां तक सवाल है, मैंने बोला ये शायद रिपीट हो रहा है तो बहुत ज्यादा मैं प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा कि अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इतना सुन चुके हैं मेरे ख्याल से, अब थोड़ा ऑब्जर्व करिए और कागज पेन लीजिएगा जरूर सा। SWOT एनालिसिस का टूल एक मैंने बोला है, उसको भी इस्तेमाल करिएगा। और कागज पेन लेके क्या होता है, नहीं तो आदमी उसी सोच में घूमता रहता है। जब आप लिख लेते हैं तो उस सोच के आगे की सोच में चले जाते हैं। थैंक यू। एक यूजर आपकी किताब का नाम पूछ रहे हैं कुछ यूजर्स, तो किताब का नाम क्या था सर आपने? मेरी अपनी किताब का या कुछ किताब मैंने बोली थी उसकी? मैं एक ट्रस्ट था फ्रांसिस फुकुयामा का, उसका मैंने जिक्र किया था। मेरी अपनी किताब के बारे में आपको बता देंगे, गॉड सम मीटिंग यू आर इनवाइटेड, पर अभी अवेलेबल नहीं है, 15 साल पुरानी है। लेकिन फैमिली बिजनेस की भी बुक है, तो ये मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को अवेल करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। फैमिली बिजनेस इसेंशियल बोलकर ये किताब है, तो उससे आप देख लीजिएगा। थैंक यू। विनोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? विनोद जी। नमस्ते विनोद जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी मेरा ऑफिस है जवेरी बाजार में, बॉम्बे। हाँ सर, तो अभी हम आपस में दोस्तों से जब मिलते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह, तो सब यही बात करते हैं अब आगे क्या होगा। सब एक ही टेंशन है, हमारा पेमेंट कैसे आएगा, आगे का पेमेंट कैसे चुकाएंगे, कोविड के बाद में अपना धंधा चलेगा नहीं चलेगा, मतलब एक बहुत बड़ी टेंशन है। फिर सोचते हैं अपन कुछ 4-5 जन मिलके कुछ नया बिजनेस चालू करेंगे, तो आपके क्या सुझाव है इसमें, हम क्या कर सकते हैं आगे? देखिए, बहुत स्पेसिफिक है ये दोनों बातें मैंने इस डिस्कशन में ली भी है, किसी को भी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम कॉमन है, मैंने आपको एक टूल दिया था कि कॉमन प्रॉब्लम पे ज्यादा मत सोचिए, बहुत ज्यादा सोचिएगा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब आज मैं किसी का सुन रहा था कि इवन गवर्नमेंट को भी स्टिमुलस पैकेज की दरकार है, तो बिजनेसमैन को तो देना है, तो जो होगा होगा। अभी सरकार की एक ही प्रायोरिटी है, भूख, कोई भूखा मर रहा है तो उसको खाना पहुंचा दो। आप और हम अभी प्रायोरिटी में उतने ज्यादा नहीं है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं ज्यादा, तो उतना टेंशन मत करिए। और जहां तक अगला नया बिजनेस का और का, जब आग लगी हुई है ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इमीडिएट फायर ही होती है, दूसरा नहीं हो सकता है। अपॉर्चुनिटी की अभी ऐसा भी टाइम है, तुरंत नहीं आने वाली है, वेट करिए, पेशेंस रखिए। मैंने कुछ एक स्लाइड दी है, उसमें आपको क्लूज मिल जाएंगे उसके बारे में। जी थैंक यू। Sir, what are the 3 factors that family business need to stay together? कम्युनिकेशन, 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 यही 3 फैक्टर है। ओके जी, थैंक यू। जितना बात करेंगे मन में मत रखिए बस। जी राजेश जी, मैं बताना चाहूंगा अपना जो ये प्रोग्राम है वो फेसबुक पे भी लाइव चल रहा था, काफी सारे व्यूअर्स वहां पर भी आपको सुन रहे थे, और क्वेश्चंस तो मोर और लेस अभी इतने ही हैं अपने पास में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड्स थी आपके और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थॉट्स थे। तो थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप राजेंद्र जी सेठिया, सीए राजेंद्र जी सेठिया हैं, जो एक्स ट्रेजरर हैं टीपीएफ कोलकाता के, उनको कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आ गए हैं। राजेंद्र जी। जय जिनेन्द्र जी। आज राजेश जी जैन ने हमारे साथ काफी सारी चीजें और काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया आपने हमारे साथ, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया आपने, हमने बहुत सारी चीजें आज उसमें से सीखी। जैसे परिवर्तन खुद के अंदर लाइए, आज रूल तो बहुत बने हुए हैं, अब हमको इम्प्लीमेंट शुरू करना है कोविड के बाद हमको, तो हम लोग शुरू करेंगे भी इसको इम्प्लीमेंट करना। और आपने काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने लाइफ में तो जो शेयर किए हमारे साथ, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत। और मैं टीपीएफ नेशनल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो ऐसी वेब सीरीज कोविड-19 के समय ला रही है और आगे भी लाती रहेगी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी तेरापंथी प्रोफेशनल्स वेबिनार्स को देख रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, बाकी भी जो देखेंगे आगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अवेलेबल है, तो जरूर से जो प्रोफेशनल्स अभी तक मेंबर्स नहीं बने, जरूर से मेंबर्स बने और अपने समाज को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करें।
और जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक को लाइक नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है या यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी करें। बीच में अभी सुशील जी कुछ कह रहे हैं, सुशील जी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुशील जी। सभी को जय जिनेंद्र। हमारी इस वेब सीरीज में हमने देखा कि समाज के बहुत से प्रतिष्ठित लोग, बहुत सी सभा संस्थाओं के वर्तमान और पूर्व अधिकारी भी आए। उन सब के प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारी इस श्रृंखलाओं से, इस वेब सीरीज से प्रेरणा लेकर अनेकों ने वेब सीरीज प्रारंभ की और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन सब के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। महावीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में, मैं महावीर जी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि सुने क्या कह रहे हैं। महावीर जी, महावीर जी बोले। कुछ नहीं कहना चाह रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब पेज पर जरूर देखें। थैंक यू।